सो आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड्स विन अगेंस्ट विगन और प्रीव्यू करेंगे बार्सा और मैड्रिड के फिक्सचर्स को इन द सुपर कोपा। साथ ही साथ बात करेंगे अबाउट द ट्रांसफर्स ऑफ एम्बापे एंड टिमो वार्नर और कवर करेंगे आईसीसी's एजेंडा अगेंस्ट इंडिया एंड व्हाई टेस्ट क्रिकेट माइट बी डाइंग। सो लेट्स बिगिन। सो एज यूजुअल क्रिकेट एंड फुटबॉलिंग वर्ल्ड दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें चल रही हैं। फुटबॉल वर्ल्ड एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इस टाइम पे क्योंकि एज वी ऑल नो जनवरी ट्रांसफर विंडो है। प्लस इस टाइम पे लीग्स रुकी हुई हैं और जो डोमेस्टिक कप कॉम्पिटिशंस है लाइक कोपा डेल रे, लाइक सुपर कप, लाइक एफए कप, ये सब भी ज़्यादा चल रहे हैं। लीग सब होल्ड पे हैं। एंड फुटबॉल क्रिकेट में भी हमें कुछ एक नई वापस एक हिपोक्रेसी देखने को मिली है। मतलब क्रिकेट में वही है कि अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं कब नए मैचेस शुरू होंगे, जो कि कल से हो ही जाएंगे जब अफगानिस्तान की सीरीज आएगी। एंड हमें बीच में एक मौका मिल गया थोड़े हटके टॉपिक्स करने वाले, जिसपे आई थिंक ये जो दोनों क्रिकेट के टॉपिक्स होने वाले हैं, क्योंकि मैं क्रिकेट कवर करूंगा तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ही सीखने वाले कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं क्रिकेट एज अ गेम के लिए इन माय ओपिनियन। बाकी फुटबॉल में तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने को, राइट। तो फुटबॉल से शुरू करते हैं इस बार। पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं? पहले यूनाइटेड की बात करते हैं क्योंकि उनका एफए कप का मैच था। इट वॉज अगेंस्ट वीगन एथलेटिक एंड यहाँ पे मैंने ट्विटर पे भी एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब जनरल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अपने दोस्तों से भी पूछा। एवरीबडी वॉज सेइंग कि अगर हम लोग बाई चांस भी ये मैच हारते हैं ना तो वी हैव टू लेट टेन हैग गो। सो बिफोर वी गेट इनटू दिस मैच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ओपिनियन? अगर बाई चांस ये लोग ये मैच हार जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली जीतते हैं, कंफर्टेबली जीतते हैं, ऑल उस पर भी मैं आऊँगा, बट तुम्हें लगता है कि अगर वीगन से हार जाते तो वी कुड हैव सीन एरिक टेन हैग गेटिंग सैक्ड? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस सीजन के एंड होने से पहले हम लोग मिडवे ही देख लेंगे कि यूनाइटेड में मैनेजर को सैक करा जा रहा है व्हेन देयर आर ऑलरेडी circumstances building up for the change of ownership, for benching a lot of A-team players like Rashford. Already there are too many changes that are happening for a club as old as United. तो इतना सारे चेंजेस के साथ साथ एक और इतना बड़ा चेंज मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कि झेल सकते हैं या फिर चाहेंगे भी करना। थोड़ी वो रिजिड मेंटालिटी मिल ही जाती है जब थोड़े पुराने ओल्ड क्लब्स की बात करते हैं हम लोग तो। So with modern times you have to evolve for sure, but not all at once is what I believe. अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यूजुअली जितने भी क्लब्स हैं जो एफए कप खेल रहे हैं, सब लोग यूजुअली अपनी बी टीम सॉर्ट ऑफ खिलाते हैं विद सम ए टीम प्लेयर्स। यूनाइटेड वाज दैट टीम जिसने अपनी टीम निकाली थी। नाउ सम पीपल विल से ए टीम नहीं थी क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स अभी लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज, लाइक कैसेमिरो, ये सब इंजर्ड है, तो ए टीम नहीं मानी जा सकती। बट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज जितनी थी उसमें से लोगों ने करंट ए टीम निकाली थी, राइट। नाउ सिटी के लोग कह सकते हैं कि भाई हमने जो बी टीम होती है उनकी वो भी ए टीम ही होती है कायदे से, तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। बट अगर हम लोग इस मैच की बात करें, वीगन एथलेटिक B4-3-1 के साथ जा रही थी, विच मेंट दैट दे वर नॉट गोइंग टू सिट बैक। ऑल्दो मैच में थोड़ा कुछ उल्टा देखने को मिलता है एंड यूनाइटेड वॉज ऑल्सो गोइंग विद द 4-2-3-1 फॉर्मेशन। नाउ यहाँ पे ओनाना वॉज अगेन स्टार्टिंग। द सरप्राइजिंग थिंग इज कि ओनाना अफ्रीकन नेशंस का भी स्टार्ट हो चुका है एंड वो बीच में ज्वाइन करने वाला है, वो स्टार्टिंग से नहीं है। अभी वो एक और मैच खेलेगा शायद प्रीमियर लीग का और उसके बाद इसका क्या रीजन क्या है इसका? मुझे भी कुछ समझ नहीं है कि क्यों ये एक्चुअली में रुकने को रेडी है, क्योंकि बिफोर जनवरी दिसंबर तक यही न्यूज़ थी कि वो चला जाएगा तुरंत। बट अब एकदम से लग रहा है कि नहीं, पहले वो स्पर्स का गेम खेलेगा उसके बाद शायद जाएगा अल्टीमेटली। मेरे को थोड़ी शर्मनाक लगती है ये चीज़ कि कंट्री को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कोई फ्रेंडली है या फिर कोई क्वालिफायर है, वो मेन टूर्नामेंट के मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यूरो कोपा यूरोप और साउथ अमेरिका के लिए होता है, वो एफकॉन जो है वो अफ्रीकन नेशंस के लिए। तो वहां पे आप कैसे मिस कर, मतलब इट्स लाइक सेइंग कि मेसी कोपा अमेरिका के पहले कुछ मैचेस मिस कर रहा है। हाँ, राइट। तो मैं नेशंस लीग को फिर भी एक बार को समझ जाऊं, लेकिन यूरो थोड़ी कोई मिस करेगा यूरोप में से भी, तो क्वाइट शेमफुल। मुझे लगता है इसका एक ही रीज़न है कि ये इसको पता है अगर ये चला गया इस वक्त यूनाइटेड से और बाय चांस मेरे बैकअप ने परफॉर्म कर दिया तो वैसी पूरी मीडिया पूरा सेंटिमेंट मेरे अगेंस्ट है, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू कम बैक देन एंड मेक अ प्लेस फॉर माई सेल्फ। सो मुझे लगता है ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में फंसा हुआ है वहाँ पे। मेक सेंस। नाउ डिफेंस की बात करें तो डायलो को इस बार लेफ्ट बैक पे स्टार्ट कराया गया था, राइट में बिसाको को स्टार्ट कराया था एंड बीच में जो सेंटर बैक डुओ था हमारा एवंस और वरान का था। जो मिडफील्ड डुओ होता है हमारा, जो डबल पिवट होता है, उससे मेनू और मैकटोमिने खेल रहे थे एंड आगे रैशवर्ड, ब्रूनो एंड गर्नाचो। रैशवर्ड को अपनी प्रेफर्ड लेफ्ट विंग पोजीशन पे खिलाया गया था, गर्नाचो को शिफ्ट करके राइट में खिलाया गया था एंड आगे ऑब्वियसली हॉलैंड खेल रहा था। इसका क्या लॉजिक हो सकता है?
आई थिंक बस रैशफोर्ड को फिट कराना था एंड गर्नाचो यू कांट रियली बेंच राइट नाउ इस टाइम से, क्योंकि लास्ट मैच जो खेला था रैशफोर्ड ने ही वाज काइंड ऑफ डिसेंट उस मैच में, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। गर्नाचो को तुम बेंच नहीं कर सकते और रैशफोर्ड को बस फिट करना है टीम में, तो गर्नाचो को बेंच नहीं कर सकते तो उसको अपनी नेचुरल पोजीशन पे खिलाओ। Exactly. और उसको सिर्फ फिट ही करना है तो उसको जहां भी राइट विंग पे पोजीशन मिल रही है खाली वहां पे फिट कर दो। बट टू सी कि रैशफोर्ड फिर मेन लेफ्ट विंग पोजीशन पे है, अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे, एंड समबडी वाज अनड्रॉपेबल, वो राइट विंग पे एडजस्ट कर रहा है, वो थोड़ा अजीब लग रहा है देख के। एग्जैक्टली एंड जो कुछ प्लेयर्स हैं जैसे मार्शल, एरिक्सन एंड एंटनी, ये दे वर सपोजिटली इल, तो फिर से इनकी तबीयत खराब हुई, अभी तो आप लोग वापस आए थे। हाँ। तो बिल्कुल ही लाइक रिलायबल माना ही नहीं जा सकता। एंड मार्शल का आई रिमेंबर अभी लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कितना रैंट किया था कि इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन आप कैसे दे रहे हो। एग्जैक्टली इसी रीजन से मैं कह रहा हूँ कि नहीं दे सकते। बट नाउ कमिंग ऑन टू द मैच, विद इन द फर्स्ट 2 मिनट्स एक 1v1 चांस मिला था विगन को। बाई चांस अगर वो लोग वो गोल मार देते क्योंकि इट वाज अ वेरी गुड सेव फ्रॉम ओनाना एज वेल, काउंटर पे चांस बना था, एंड बाई चांस अगर वो गोल हो जाता एकदम टोन सेट हो जाती गेम की। हाँ, इनके कंधे झुक जाते हैं, हाँ, झुक जाते हैं, लोग हारते आराम से। बट वो एक बहुत अच्छा सेव करता है ओनाना। आई डोंट थिंक कि स्ट्राइकर की कुछ गलती थी, उसने एकदम सही शूट ली थी, बट वो सेव कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। एंड उसके बाद से आई थिंक थ्रू आउट द मैच, क्योंकि आई वोंट टेक मच टाइम, मतलब आई वोंट स्पेयर मच टाइम इन दिस मैच, क्योंकि बहुत कुछ खास है नहीं डिस्कस करने को। पूरा मैच इसके बाद से आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट यूनाइटेड। ऑलमोस्ट पूरे टाइम ही वो लोग उनके फाइनल थर्ड में घुसे हुए थे। बट द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न, एंड यहीं पे मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई है विच कैन बी द टेक अवेज फ्रॉम दिस मैच। पॉइंट इसके आपने सिर्फ 2 गोल मारे अल्टीमेटली। एक गोल भी लाइक अ लॉट ऑफ शॉट्स वर टेकन, बहुत ज्यादा एक्सजी क्रिएट करा था इनने पूरे थ्रू आउट द मैच। इनने 4 का एक्सजी क्रिएट किया था और मारे 2 ही गोल थे अल्टीमेटली, वो भी मतलब आ गए तो चलो आ गए। जो फर्स्ट गोल था उसमें हमें एक डायलॉग की ब्रिलियंस देखने को मिलती है, एंड इट जस्ट शोज कि क्यों हम लोग इस गेम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं सकते, क्योंकि इट वाज अगेंस्ट वीगन एथलेटिक, बहुत वीक टीम थी ये। कहाँ पे क्या स्टैंड करती है ये भी शायद 3rd या 4th टियर की लीग है इंग्लिश लीग में। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि इसमें अगर आप जीत भी गए हो तो बहुत ज़्यादा कुछ ये मत सोचो कि आपने कुछ अच्छा परफॉर्म करके दे दिया। डायलॉग गोल आता है वो भी एकदम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे था, एकदम कर्डल मार देता है वो एकदम आउटसाइड द बॉक्स से। अच्छा, ये तो काफी हमने देखा है। हाँ, राइट। बट वो ग्राउंडेड था थोड़ा, तो वो लाइक अच्छा गोल था काफी एक्चुअली में, बट थोड़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस सॉर्ट ऑफ देखने को मिली थी। एंड उससे पहले भी इतने शॉट्स लिए गए थे। हॉलैंड बाय द वे इन दिस गेम व्हिच कैन बी माय फर्स्ट टेक अवे वाज वेरी बैड। अच्छा, ही वाज गेटिंग इन द राइट पोजीशंस बट फिनिशिंग इतनी गंदी थी। एंड यहाँ पे मैं बहुत डिफेंड करता आया हूँ हॉलैंड को, कहते हुए कि लाइक कई बार उसके रन्स पिक करे नहीं जाते। इस मैच में स्पेशली लोग स्पॉट नहीं करते राइट। इस मैच में जितने चांसेस उससे मिले थे, इंक्लूडिंग गर्नाचो की तरफ से जितने मिले थे, बहुत इजीली वो एटलीस्ट हैट्रिक मार सकता था। 2-3 गोल तो उसके मजे में आते, एकदम 6 यार्ड बॉक्स के अंदर टाइप के गोल आते, वो नहीं मार पाया। तो आई थिंक ये हॉलैंड कितना भी आप कह लो 18-19 साल का है, एक स्ट्राइकर होके अगर आप इतनी पास से फिनिश नहीं करोगे देन ऑब्वियसली यू डिजर्व टू बी बेंच। एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि क्यों जनवरी ट्रांसफर विंडो में लोग कह रहे थे कि नया स्ट्राइकर लाना चाहिए। ऑल्दो आई वुड स्टिल स्टिक बाय हॉलैंड इस टाइम पे। नहीं, वैसे भी यार उसका पहला सीजन है, तो आप मतलब इतने यंग उसको स्टार को जिसको आप इतना पैसे खर्च करके लेके आओ, अगर आप हारी मैगवायर को इतना ट्रस्ट कर सकते हो तो व्हाई नॉट हिम। हॉलैंड, एग्जैक्टली। वो तो और यंग भी है। एंड माय सेकंड पॉइंट वुड बी व्हाट यू एक्चुअली सेड इस टाइम पे। ये मेरा पॉइंट ही था कि मतलब गर्नाचो इज दैट गाय जो कि अभी यंगस्टर है, ही कैन बी अ पोस्टर बॉय इन द अपकमिंग फ्यू ईयर्स। ही हैज शोन दैट टैलेंट, ही हैज शोन दैट पोटेंशियल। रैशफोर्ड ऑन द अदर हैंड, इट लाइक हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि एक सीजन परफॉर्म करेगा फिर 2-3 सीजन नहीं करेगा। इस सीजन भी बहुत गंदा खेल रहा है, तो आप क्या सोच के फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको चांस मिला जा रहा है। अभी 2-3 मैच वो बेंच था, तो आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी कि इसको चलो ठीक है इक्वल ट्रीट करा जा रहा है। अब आप उसको लेके आए तो आपने गर्नाचो को राइट में शिफ्ट कर दिया। इन दिस मैच ऑल्सो इन द फर्स्ट हाफ गर्नाचो वॉज वेरी क्वाइट, बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं उसकी तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली वो राइट में खेल रहा था एंड रैशफोर्ड को आपने लेफ्ट में खिलाया। नाउ रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस वॉज डिसेंट, आई एम नॉट सेइंग कि गंदी परफॉर्मेंस थी, बट देयर वर टाइम्स जहाँ पे एक वो लैक ऑफ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग दिख जाती है उसकी कि मैं शूट ले लेता हूँ, पास नहीं करूंगा यहाँ से, बहुत स्टीप एंगल से, तो वो देख के गुस्सा आता ही है। मतलब रैशफोर्ड इज दैट प्लेयर जिसको देख के गुस्सा आता है। एंड बिसाइड्स ये डिसेंट परफॉर्मेंस आ भी एक 3rd-4th टियर टीम के अगेंस्ट है, तो यू कांट रियली जज कि अगर यहाँ पे अच्छे परफॉर्म करके दिया है तो बिग स्टेज पे भी अच्छा परफॉर्म करके देगा ही देगा, राइट। उसका पता नहीं रहता। एंड इन द सेकंड हाफ एज वेल टीम पूरी एकदम यूनाइटेड का ही सीन था। मैं लेजेंड जब मैं कह रहा हूँ ना कि एकदम फाइनल थर्ड में घुसे हुए थे, दैट मीन्स कि वहां पर रुके हुए थे।
एंड यहाँ पे मुझे वीगन एथलेटिक का थोड़ा आई वॉज काइंड ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर देम, क्योंकि इट वॉज नॉट लाइक कि दे वर ट्राइंग टू जस्ट डिफेंड, दे वांटेड टू अटैक, बट द पॉइंट इज कि इतनी वीक टीम थी कि वो आगे लाइक अपने बॉक्स के आगे जा ही नहीं पा रहे थे कैसे भी करके, उनके हाथ में तो जाना बहुत दूर की बात है. सो इट वॉज ऑल अबाउट यूनाइटेड एंड एज आई सेड कि 4 का एक्सजी क्रिएट किया बट सिर्फ 2 ही गोल मारे. बहुत प्लेयर्स ने काफ़ी सारे चांसेस मिस करे एंड ये 2 गोल की लीड थी इनके पास. मैं यही कहूँगा कि अल्टीमेटली टेन हैग वुड ऑल्सो नॉट बी हैप्पी एंड किसी फैन को भी हैप्पी नहीं होना चाहिए इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि ऐसी टीम को अभी सिटी का जो मैच था उसमें तो उनने 5 गोल मारे थे, राइट 5 गोल मार के आए थे वो लोग. एंड वहाँ पे भी बाय द वे डिब्रोइना आ गया था, डिब्रोइना ने असिस्ट भी दे दिया. हाँ. वो तो आई थिंक वो जैसी जनवरी आया चेंज होने लग गया. देयर वाज दिस ट्वीट कि blood came for 33 minutes something and they scored 3 goals. We are truly finished now. तो the league is over भाई. जब De Bruyne आ चुका, जो Jurgen Klopp ने कहा था कि the world is trembling as De Bruyne is preparing to come back. I think that is true. But United को मैं यही कहूँगा कि ultimately they won this match and अगला मैच भी इनका जो होने वाला है थोड़ा easy होगा. On the other hand City का Spurs के साथ है next. हाँ पता चलो. So again एक major team जो है वो बाहर होगी. So this is a competition जिसका एक मतलब रियलिस्टिक तो मैं क्या ही बोलूँ यूनाइटेड को लेके, बट अगर कोई कंपटीशन है जो ये लोग जीत सकते हैं एक्चुअली में, इट इज एफए कप राइट नाउ. सिर्फ 2 ही कंपटीशन बचे, प्रीमियर लीग एंड एफए कप. प्रीमियर लीग से तो बाहर हो गया ना. हाँ बाहर हो चुके हैं. सो जस्ट टू फिनिश दिस मैच ऑफ, डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूनाइटेड बाई चांस ही कप जीत जाती है? नहीं, आई डोंट सी इट. मतलब एफए कप में यार अभी लिवरपूल भी है, अभी उन्होंने आर्सेनल की पिटाई करी है. एंड द काइंड ऑफ फॉर्म दैट दे आर इन, आई सी नो रीजन वाई. मतलब मैं तो सिटी की भी बात भी नहीं कर रहा हूँ कि लिवरपूल से भी कैसे ये लोग आगे जाने वाले हैं. लिवरपूल विदाउट सलाह एंड मतलब जो भी अफकॉन में जितने भी और तुम 2-3 नाम और भी डाल लो चाहे तो, प्ले देम अगेंस्ट अ फुल स्ट्रेंथ मैन यूनाइटेड टीम राइट नाउ. मुझे लगता है फिर भी लिवरपूल जीत जाएगी. एंड द पॉइंट इज कि हम लोग इतना ज्यादा गिरा चुके, यूनाइटेड का लेवल इतना गिर चुका है कि इस टाइम पे अभी ट्रेंड भी इंजर हो गया. उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लिगामेंट टियर समथिंग हो गया. वो बाहर होगा ना तो भी लिवरपूल जीतेगी. मतलब स्पेशली अगर सेकंड लेग तो एनफील्ड में हो गया. हाँ राइट. फिर तो तुम भगवान से मतलब प्रे ही कर रहे हो. प्रे करो 5 गोल ना पड़े. ऑल्दो सेइंग दैट अभी रिसेंटली इनका जब हुआ था मैच, मुझे याद है हमने कवर किया था, तो शायद 0-0 ड्रॉ हुआ था एज फार एज आई रिमेंबर. बट इट वॉज अ वेरी लकी एस्केप फॉर यूनाइटेड भाई. वी ऑल न्यू दैट. सो सिटी की तो मैं बात भी नहीं करूंगा. अभी हालैंड और डे ब्रुयना जब पूरे फुल फिटनेस पे होंगे अपने, रॉड्री होगा साथ में, यू कैन ओनली इमेजिन द केओस. आई डोंट सी देम विनिंग एफए कप एंड मुझे विच इज़ वाई आई पर्सनली थिंक कि इनका बेस्ट चांस या तो कैरबाओ कप पे था, या फिर नाउ इट शुड बी ऑन फोकसिंग कि ये लोग टॉप 6 या टॉप 4 तो चलो अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है. टॉप 6 में एटलीस्ट फिनिश करे कि यूरोप में तो रहे, एकदम ही रेलेवेंट ना हो जाए. राइट. तो यू डोंट वांट अनदर टीम इन द टॉप 6 क्लब्स फ्रॉम प्रीमियर लीग टू एंड अप लाइक चेल्सी. बट नाउ बोरिंग मैच हटाया जाए और जो फायरी फिक्सचर्स आने वाले आगे के, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. फाइनली जनवरी में फुटबॉल का मजा आने वाला है, क्योंकि वी हैव एक्चुअली जो स्टेक्स आर हाई राइट नाउ. ये हम लोग बात कर रहे हैं अपने स्पेनिश सुपर कप की. लोग कहेंगे कोपा डेल रे नहीं है, हाँ तो उतना कुछ खास नहीं है, बट भाई स्टेक्स है इसके एंड जिस टाइप के फिक्चर्स है उसमें मजा आएगा. बेसिकली क्या है, इसका स्टेक्स जबरदस्ती बढ़ाए गए हैं. पिछले आई थिंक 19-20 सीजन से शुरू हुआ था ये. सो इफ यू सी मतलब पिछले 4 साल में एसेंशियली 4 या 5 खेलो तुम चाहो तो, कि भाई पहले ये सिर्फ एक वन ऑफ मैच हुआ करता था बिटवीन द कोपा डेल रे विनर्स एंड द ला लीगा विनर्स, और फिर जबरदस्ती उसको 4 टीम्स में इन्वॉल्व करके एक प्रॉपर टूर्नामेंट ही बना दिया गया. तो भाई इस बार कौन सी टीम्स आ रही हैं और किसके किससे मैच होने वाले हैं, किस बेसिस पे आई है वो टीम्स, वो आई थिंक एक्सप्लेन करना जरूरी है. बिकॉज काफ़ी सारे लिसनर्स को ये शायद समझ में नहीं आया होगा कि कौन सी टीम किस बेसिस पे आ गई है. मुझे भी पहली बार में नहीं आया. राइट. सो ये जो 4 टीम्स डिसाइड होती हैं इस बेसिस पे होती हैं कि कोपा डेल रे का विनर कौन था लास्ट सीजन एंड उसका रनर अप कौन था, एंड ला लीगा का विनर कौन था एंड ला लीगा का रनर अप कौन था. लास्ट सीजन की बात करें तो कोपा डेल रे कह रहा हूँ, हाँ सॉरी कोपा डेल रे जीती जो थी वो रियल मैड्रिड थी, एंड सेकंड जो आया था वो अपना ओसासुना आई थी. तो ये दोनों टीम्स तो ऐसे आ गई. अब अगर हम लोग लीग की बात करें तो लीग बार्सिलोना जीती थी, सेकंड रियल मैड्रिड आई थी, बट रियल मैड्रिड ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है तो एक और टीम लानी है उनको. सो थर्ड टीम ली गई है विच वॉज एथलेटिको मैड्रिड. तो इस तरीके से 4 टीम्स आई हैं इन द सेमीफाइनल्स ऑफ सुपर कोपा. एंड इसका सेमीफाइनल्स क्या मतलब शुरू ही हुआ है. एंड इसमें इनका ड्रॉ होता है, फिर जिसका जिससे मैच होता है
वैसे प्रोग्रेस किया जाता है. सो बार्सिलोना को इजी टीम मिल गई, ओसासुना मिल गई, एंड मैड्रिड डर्बी देखने को मिलने वाली है हमें आज रात को, विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड. राइट. नाउ ये जो सुपर कोपा हो रहा है ये खेला जा रहा है अपना सऊदी में, क्योंकि इनका कुछ पार्टनरशिप हो चुकी है आपस में. ये क्या सीन है भाई, सऊदी में कहाँ से आ रहे हर चीज? इवन कोपा डल रहा है, रिमेंबर सऊदी में ही होगा शायद. पर ये क्यों हो रहा है सब? आई थिंक वो जो उनका विजिट सऊदी के साथ जो उनकी स्पॉन्सरशिप टाई अप हुआ है जो भी, उसके बाद से ये हुआ है कि उन्हें सऊदी में सारी चीज़ें करनी है. एंड वो पता है इतना स्मार्ट है क्योंकि रियाद जो भी है, जहाँ पे रियाद इज़ दैट सिटी इन सऊदी अरेबिया जहाँ पे सब इवेंट होने वाले हैं, इतना स्मार्टली कर रहे हैं वो लोग. उनने अभी क्राउन ज्वेल जो था अपना WWE का वो भी वहाँ पे कराया, MMA का इवेंट भी वहाँ पे करा दिया, एंड फुटबॉल का भी ये लोग बढ़ा ही रहे हैं वहाँ पे. सो दे आर काइंड ऑफ प्लानिंग फॉर IPL में भी ट्राई कर रहे हैं. IPL में भी ट्राई कर रहे हैं, तो वो लिटरली एक स्पोर्ट्स हब बनाने का ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को. मुझे लग रहा है पर्सनली इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि दे नो कि ऑयल कुछ टाइम में रेलेवेंट हो जाएगा. तो व्हाट इज द नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट? मे बी फ्रॉम अ स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट तो वही है कि भाई हर स्पोर्ट के टॉप लीग्स में जाके इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि फिर आगे ग्रो करते ही रहेंगे. एंड क्योंकि ऑयल शायद रेलेवेंट ना रहे तो वहाँ पे और ऐसी क्या चीज़ें हैं, प्रॉब्ली टूरिज्म, उसको इम्प्रूव कर सकते हो. बट पर्सनल वेल्थ बढ़ानी है अगर जो ओनर्स हैं उनके, कतारी ओनर्स हैं जो भी ये सऊदी ओनर्स हैं, तो आई थिंक उसमें स्पोर्ट्स में से इन्वेस्ट करने का इज अ गुड ऑप्शन. टूरिज्म में भी मेसी को ले रखा है भाई साहब. मतलब चलो टूरिज्म के तो जो पैसे आएंगे वो पूरे स्टेट को जाएगा ना, बट एक जो पर्सनल ओनरशिप होती है, पर्सनल वेल्थ होती है, उसमें आई थिंक ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है. नाउ ये दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल जो कि 14 नाइट को होने वाला है, ये तीनों एक ही स्टेडियम में खेले जाएंगे, विच इज अल अवल पार्क. अभी कौन सा ही तो बता दो. दिस इज अल नसर स्टेडियम भाई साहब, यहाँ पे खेला जाएगा. कैपेसिटी से 25,000 की है, बट अपेरेंटली सबसे जो लैविश स्टेडियम है सऊदी अरेबिया में वो यही है इस टाइम पे. अल हिलाल से बेटर स्टेडियम? हाँ शायद, मतलब फैसिलिटी वाइज शायद बेटर है, शायद उसकी जो कैपेसिटी वो बेटर है, पर फैसिलिटीज वाइज वो शायद ये वाला बेटर है. उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, क्या फर्क होगा? मे बी 30,000 समथिंग में होगा, मतलब ज़्यादा नहीं है. हाँ ज़्यादा तो नहीं है, बट भाई सब सऊदी अरेबिया में होगा. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि रोनाल्डो आएगा देखने, एटलीस्ट टीम से मिलने तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग भी वहीं पे होगी. अभी लास्ट ईयर भी जब कोपा डल रहा था तो भी वो मिलने आया था वहाँ पर. तो आई एम प्रिटी श्योर देखने को मिलेगी वापस हमें वो रियल मैड्रिड की वीडियो जहाँ पे रोनाल्डो और सारे टीममेट्स हैं साथ में, तो वो चीज़ देखने में मज़ा आएगा. बट नाउ मूविंग ऑन टू द मैचेस. सबसे पहले होने वाला है अपना एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का मैच. आई थिंक ऑब्वियसली सेमीफाइनल में सबसे बड़ा मैच यही है. बार्सिलोना ओसासुना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ टीम, एंड इनकी मैं बात करूं तो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू कि कौन सी टीम कैसा कर रही है एंड क्या वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. अगर आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन या फिर दे प्ले स्टाइल ऑफ प्ले, एथलेटिको मैड्रिड इस सीजन मोस्टली हर मैच में 3-5-2 या 5-3-2 खिलाती आई है. वाई आई एम सेइंग कि 3-5-2 या 5-3-2, क्योंकि वो एक ही मैच के अंदर शिफ्ट होते रहते हैं वो दोनों फॉर्मेशंस. तो डोंट नेसेसरली थिंक कि ये फॉर्मेशन देख के कि एथलेटिको मैड्रिड इज गोइंग टू प्ले अ वेरी डिफेंसिव स्टाइल ऑफ प्ले. एथलेटिको मैड्रिड जाएगी जीतने प्रॉपर. उनका वैसे भी इस सीजन हमने देखा है जो ट्रांजिशन हुआ है इन द स्टाइल ऑफ प्ले, विच इज वेरी डायरेक्टली रेप्लिकेटेड इन द आउटपुट ऑफ ग्रीजमैन एंड मोराटा. एग्जैक्टली. जितने गोल्स वो मारे थे असिस्ट वो डाल के दे रहे हैं. एंड अगर तुम आई टेस्ट के बेसिस पे भी जाओगे तो देखने से पता चलता है भाई उनका जिस तरीके से दे ऑल कम टुगेदर, जो उनका गेम प्ले निकल के आता है पूरा, इट हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट फ्रॉम पास्ट ईयर्स. बट ये है एक ही चीज़ ध्यान रखना सब लोग, हमने बारसा वाले मैच में देखी थी ये चीज़, अगर उनका मन कर गया तो वो उतर आएंगे उसी चीज़ पे जो हमेशा से करते हुए बन जाएंगे एकदम. हाँ राइट, वो है भाई. तो मैं यही कहूंगा कि कप कंपटीशन में यू नेवर वांट टू फेस अ टीम लाइक एथलेटिको मैड्रिड अनलेस एंड अनटिल फाइनल में ही मिल रहे हैं, जो कि फिर खेलना ही पड़ेगा आपको. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सुपर कप में लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स आपस में भिड़ी थी, दैट वाज बैक इन 2020. इफ यू रिमेंबर, जब वो वाल्वर्दे ने टैकल मारा था, रेड कार्ड हो गया था. डिएगो सिमेओने ने कहा था कि अगर मैं होता तो मैं भी यही करता. राइट, तो वो 0-0 फिनिश हुआ था, फिर 4-1 पे पेनल्टीज पे रियल मैड्रिड जीत गई थी. उसके बाद से सुपर कप में ये दोनों टीम्स आपस में नहीं मिली. तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट. एंड अगर मैं एथलेटिको मैड्रिड की बात करूं तो एज यू राइटली सेड कि दिस इज नॉट द सेम टीम जो कि हम लोग रोज देखते हैं, जो कि हम हर साल देखते हैं ला लीगा में. इस साल भी इस टाइम पे ये लोग आई थिंक 4th पे बैठे हुए हैं, 4th या 5th पे. बट वो भी इसलिए क्योंकि मतलब ये लास्ट मैच ये लोग हार गए थे अपना जिरोना से, उसके बाद थोड़ा पीछे हो गए. बट स्टिल दे आर राइट अप देयर फॉर द ला लीगा टाइटल रेस. एंड रियल मैड्रिड की मैं बात करूं तो
इस टाइम पे सबसे कम इंजरी रिडन अपने इस सीजन में रियल मैड्रिड इस टाइम पे ही हुई है। क्यों, ऐसा क्यों है? मिलिटाओ, कोर्तुआ एंड अपना जो एल्बा है, इन तीनों प्लेयर्स के अलावा बाकी सब फिट हैं फाइनली। अच्छा, बाकी सब आ चुके हैं, विनीसियस जूनियर, कामाविंगा, चुआमेनी, सब लोग वापस आ चुके हैं। नाचो का भी इधर तो रेड कार्ड कैरी ऑन नहीं होगा, तो नाचो विल मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट। तो यहाँ पास दोनों सेंटर बैक डुओ भी प्रॉपर सेंटर बैक्स होंगे। नाउ इफ आई क्विकली गो थ्रू कि हम लोग क्या खिलाना चाहिए हम लोग को, आई थिंक लूनन विल बी द गोलकीपर। बैक फोर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे मेंडी खिलाऊंगा। क्यों मैं फ्रैन गार्सिया का नाम नहीं ले रहा? मेंडी अभी इंजर होकर वापस आया, एंसेलोटी ने ऑलरेडी कह दिया कि ही इज गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच। भाई थोड़ा अनफेयर नहीं लग रहा लेकिन ये? फ्रैन गार्सिया के लिए ना आई थिंक अनफेयर है, बट मतलब कहीं ना कहीं आई डू अंडरस्टैंड कि क्यों खिला रहा है। क्यों? क्योंकि सी एथलेटिको मैड्रिड के साथ जो मैच हुआ था हमारा ला लीगा में, जिस पर हम लोग 3-1 पिटे थे, हेडर्स खा के, पास भी नहीं थे हम उसमें उस गेम के, एंड वहां पे वी क्लियरली सो कि विंग्स कितना अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मेंडी डिफेंसिवली ही इज बेटर देन फ्रैन गार्सिया। ऑफेंस और डिफेंस दोनों मिला के देखोगे तो मे बी फ्रैन गार्सिया बेटर होगा, बट आई थिंक अगेन हमें यहाँ पे सेम अप्रोच देखने वाली है मैड्रिड से कि वी आर गोइंग टू डिफेंड फर्स्ट एंड देन अटैक इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी। मैड्रिड से मतलब कौन से मैड्रिड? रियल मैड्रिड से। आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड विल कीप द पोजीशन। भाई इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज। मतलब फर्स्ट मैच में तो यही हुआ था, एंड आई हैव अ फीलिंग कि मैड्रिड इज नॉट गोइंग टू शो देयर कॉन्फिडेंट साइड वहां पे। हाँ काम होंगे, वो लोग अपना आराम से खेलेंगे, बट वो गेम में रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो चीज़। वो निकलेगी तो थोड़ी अगली सॉर्ट ऑफ विन ही निकलेगी अल्टीमेटली, फ्रॉम बोथ द साइड्स। अल्टीमेटली अगर एथलेटिको भी निकालती है तो डिफिकल्ट होगा मैच दोनों के लिए, बट आई थिंक मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड विल बी इन क्रूज कंट्रोल। वो कंट्रोल करेंगे गेम को, एंड वो कैसा खेलेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसा खेलेंगे। मिडफील्ड में आई थिंक चुआमेनी शुड स्टार्ट एंड मस्ट स्टार्ट। क्रूज एंड मॉड्रिच को साथ में स्टार्ट कराने की गलती मत करना। ये सेम चीज हमने फर्स्ट मैच में करी थी, एंड उसी टाइम पर रिमेंबर मैंने पहली बार कॉल आउट करा था इस पॉडकास्ट पे कि ये दोनों अब साथ में नहीं खेल सकते। सेम मिस्टेक करनी बिल्कुल जरूरत नहीं है वहां पे। चुआमेनी खिलाओ, वैल्वर्दे खिलाओ एंड क्रूज खिलाओ। आई थिंक स्टार्ट इससे करना चाहिए, उसके बाद आप कामाविंगा और मॉड्रिच को बाद में ला सकते हो। एंड बेलिंगम इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्टार्ट, एंड आगे विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो। होजेलू में भी लोग कहेंगे, बट जब विनीशियस और रॉड्रिगो दोनों फिट है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो अगेन एज आई सेड कि ये लाइनअप खिलाने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू बी इन कंट्रोल, काइंड ऑफ काउंटर पे खेलेंगे, जहां पे रॉड्रिगो और अपना रॉड्रिगो और विनीशियस जूनियर दोनों बहुत काम आने वाले हैं। एंड अगर मैं ओवरऑल बात करूं फाइनली कि क्या गेम हो सकता है आगे जाके, कौन जीतेगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैड्रिड मेंटालिटी है तो ये लोग जीत जाएंगे। एथलेटिको मैड्रिड इज आल्सो वेरी गुड दिस सीजन। व्हाट डू यू थिंक, कौन जीतने वाला है मैच? मुझे लग रहा है रियल मैड्रिड जीतेगी भाई। ओके, मतलब आई नो कि एथलेटिको मैड्रिड कैन वेरी इजीली आल्सो कम आउट एज द बेटर साइड इन दिस गेम, बट वही है भाई, इन नॉकआउट्स हाउ डू यू रियली काउंट अगेंस्ट रियल मैड्रिड? और ऐसा भी नहीं कि कोपा डेल रे की बात हो रही है। कोपा डेल रे में जब होगा तो उसमें आई मे बी विल हैव टूर्नामेंट है वो, अ डिफरेंट ओपिनियन देयर, बट सुपर कोपा में तो अभी वो रिसेंटली जीते भी हुए एक दो बार। मतलब मे बी इट कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम, शायद पेनल्टीज तक भी जाए, बट आई थिंक रियल मैड्रिड शुड बी विनिंग दिस वन। आई ऑल्सो थिंक सो कि बहुत डिफिकल्ट होगा, शायद पेनल्टीज तक जाए, बट मैड्रिड जीत जाएगी। एंड जस्ट टू फाइनली लुक एट कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर हारते हैं तो। डू यू थिंक एंसेलोटी पे ब्लेम जाना चाहिए फिर अगर ये लोग हारते हैं? गिवन कि अब सारे लोग ऑलमोस्ट वापस आ ही गए हैं, बट ऑल्सो द फैक्ट कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई साइन भी नहीं कर रहे हैं लोग। यार आई थिंक ब्लेम, अगर ब्लेम वाला कोई सिचुएशन सच होगी नहीं एंसेलोटी के लिए। ओके, पीपल इन मैड्रिड डोंट रियली केयर अबाउट द सुपर कप। आई थिंक if at the end of the day they see clearly कि रियल मैड्रिड लीग जीतने वाली है एंड यूसीएल में वन ऑफ द फेवरेट्स है, मतलब आफ्टर सिटी आई थिंक सभी लोग रियल मैड्रिड ही कह रहे हैं अभी भी, तो क्यों ही कंप्लेन करेंगे? मतलब सुपर कोपा इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट अगर हम चारों चीज़ों को कंसिडर कर लें, यूसीएल, ला लीगा, कोपा डेल रे और सुपर कोपा, लास्ट में आता है सुपर कोपा। मैं भी यही कहूँगा कि कायदे से ब्लेम तो नहीं जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल हमारी वो सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होती है जो हमारी लीग में इस बार हुई थी। नहीं, मैं क्या कह रहा था कि ब्लेम का कोई सीन आएगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। Okay. हारे या फिर जीते वो ब्लेम वाला कोई सीन होएगा ही नहीं, बिकॉज इट डज नॉट रियली मैटर दैट मच टू रियल मैड्रिड। मे बी आई एम रॉन्ग। मतलब मैं चाहूँगा तो जीते ही जीते, बट मैं स्टिल यही कहूँगा कि अगर हारते भी हैं, अनलेस एंड हम लोग कुछ फाइट दिए बिना ही हार गए, जैसे हम लोग लालिगा में हारे थे। लालिगा में सीजन हम लोग एक ही मैच हारे हैं, वो एथलेटिको से हारे हैं। एथलेटिको एक ही मैच हारी है, वो जिरोना से हारी है, और जिरोना एक ही मैच हारी है और रियल मैड्रिड से हारी है। तो तीनों ट्रायो में खेल रहे हैं आपस में।
तो अनलेस एंड अनटिल बिना कुछ फाइट दिए हम लोग हार जाएं, जीत जाएं काश, एंड फाइनल में फिर पॉसिबली वी कैन हैव एन एल क्लासिको. बट बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू बार्सा. पहले बारसा जीत भी रही है, ये तो देख ले. हाँ राइट. क्या लग रहा है मतलब बारसा ओसासुना की बात करें तो ओसासुना बाय द वे जिनको नहीं पता 12th पोजीशन पे अभी ला लीगा में, एंड उनका अविया करके मतलब AVILA है वैसे तो, बट उसे अविया प्रोनाउंस करते हैं. अर्जेंटाइन एक स्ट्राइकर है उनका, वो अवेलेबल नहीं होने वाला है. ओके. ऑल्दो उसका इस सीजन लीग में सिर्फ एक ही गोल है, बट पीपल आर हाइपिंग हिम अप अ लॉट. आई हैव पर्सनली नॉट सीन मच ऑफ हिम. एज फार एज बारसा इज कंसर्न 6 इंजरीज हमारी चली रही हैं, एंड मेजर इंजरीज हैं. टर स्टेगन ले लो, कैंसेलो ले लो, पेड्री का भी तो पता ही है सबको. तो ऐसी कई सारी मेजर इंजरीज हो रखी हैं, विच इज वाई अभी लाइनअप पे भी आएंगे हम लोग. बट व्हाट आर योर इनिशियल फीलिंग्स अबाउट दिस? आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना. डिफिकल्ट बहुत. आई थिंक जितना इजीली हमें देखने को मिल रहा है. अभी मैंने जस्ट बिफोर शूटिंग दिस पॉडकास्ट मैंने एक स्टार्ट पढ़ा था, जो बार्सिलोना का फर्स्ट चैंपियंस लीग गेम था अगेंस्ट अपना कौन सी टीम थी वो नकली सी जिसमें फाइनल एंटवर्प, जिससे 5-0 जीते थे, एंड में हार भी गए थे बाय द वे. 5 जीते. उसके बाद से एक भी ऐसा गेम नहीं खेला बार्सिलोना जो कि एक गोल से ज्यादा की लीड से ये लोग जीते हो. अच्छा. तब से सिर्फ एक ही गोल की लीड से जीत रहे हैं लोग, एक ही गैप गोल का मार्जिन. इन दिस ड्यूरेशन दे हैव प्लेड वर्स टीम्स देन अपना ओसासुना. एंटवर्प मतलब ओसासुना से बुरी है. राइट. सो मैं यही कहूंगा कि जितना इजी हमें देखने को मिल रहा है, लग रहा है, क्योंकि ला पाल्मा वाला गेम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता था एक्चुअली में. आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी ईजी, स्पेशली गिवन कि बार्सिलोना कैसा खेल रही है इस टाइम पे, द स्टाइल ऑफ प्ले जो वो लोग खेल रहे हैं इस टाइम पे. अच्छी पॉइंट हुई, जैसे अभी हमने पिछले पॉडकास्ट में बारबास्त्रो वाला गेम कवर किया था कोपा डेल रे में, उससे भी बारसा 3-2 ही जीती है, एक गोल का ही फर्क है जैसे कि तुमने कहा. बट मुझे ऐसा कोई सच अनकंफर्टेबल तो लग भी नहीं रही थी पूरे मैच में. तो वो वाली बात भी ना, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है कि आपने जिससे मैच देखा है पूरा उसको समझ में आएगा. राइट. तो स्टैटिस्टिकली ऐसा हो सकता है, बट मे बी वंस अगेन वी कुड सी कि सिर्फ 1-0 जीती हो बारसा, बट मे बी बहुत कंफर्टेबल भी हो पिच पे. ओके. तो मतलब वोंट यू एग्री विद दैट? मतलब हो सकता है, बट पर्सनली आई थिंक कि ओसासुना इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अ टफ फाइट टू बार्सिलोना. एंड बार्सिलोना से भी अगर मैं बात करूँ कि कौन सा ऐसा प्लेयर है, मतलब क्या मैं दिमाग में ऐसा कोई बारसा प्लेयर देख सकता हूँ कि नहीं भाई ये ही विल बी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस राइट नाउ? आई डोंट थिंक सो. मेरे दिमाग में कोई भी प्लेयर आता है इस टाइम पे फॉरवर्ड्स में तो स्पेसिफिकली कोई भी बंदा जिससे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि गोल मार देगा. मड्रिड में आप बेलिंगम से कह सकते हो, शायद विनीशियस भी मार दे, शायद रोड्रिगो भी मार दे इस टाइम पे. क्या बार्सिलोना में एक भी ऐसा प्लेयर है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये तो पक्का डिलीवर करने वाला है इस टाइम पे? विटोरो की अभी आया. आई हैव अ फीलिंग कि फर्मिन लोपेज हो सकता है. ओके. Which is why now let's come to the lineup, क्योंकि given so many injuries I think इनाकी पेना तो of course गोलकीपर हमारा होगा ही होगा. लेफ्ट बैक पे कई लोग कहेंगे हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट कराने को उसने ठीक परफॉर्मेंस दी थी, बट आई वुड स्टिल बैक बाल्डे पर्सनली. बच्चे हुए जो 3 पोजीशंस हैं, आई थिंक कुंडे विल बी माई राइट बैक, क्योंकि उसने इन माई ओपिनियन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बारबास्टो के अगेंस्ट. बीच में जो हमारा सेंटर बैक डुओ होगा वो अराहो और क्रिस्टेंसन का ही होगा. ओके. अब मिडफील्ड पे बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आई थिंक रोमेओ की जगह डियोंग को लेट हिम बी द पिवट. आगे गुंडोगान और फर्मिन लोपेज को स्टार्ट करो. राइट. ठीक है. और अब टॉप अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अब क्या लेवेंडोस्की को स्टार्ट करना चाहिए या फिर वंस अगेन वी शुड लुक एट रफीना? तो पक्का स्टार्ट करके ही करेगा. बात है लेफ्ट विंग और राइट विंग की. क्या फीलिक्स, लेवेंडोस्की और फरान टोरेस दोनों डिजर्व करते हैं आइडियली स्टार्ट करना? ऑफ कोर्स एक को तो करना ही पड़ेगा. क्या ये आइडियली डिजर्व करते हैं स्टार्ट करना? इन तीनों को देखा जाए तो आई थिंक फीलिक्स माइट स्टार्ट, क्योंकि मतलब आई नो कि ही हैज बीन बैड रिसेंटली, बट आई डोंट थिंक दैट ही हैज बीन दैट बैड. आई वुड से कि लेवेंडोस्की डज नॉट डिजर्व टू स्टार्ट. आई थिंक सारे बारसा फैंस इस चीज से एग्री करेंगे कि वो तो ऑब्वियसली डिजर्व नहीं करता. बट मुझे लगता नहीं कि उसको बैठाएंगे. आई थिंक सो स्टार्ट तो करेगा, कुछ भी कर लो. विटोरो की आएगा बट बाद में सब्स्टिट्यूट होके आएगा. एक ना मुझे जो अनफॉर्चुनेटली लगता है मिस आउट कर जाएगा शायद फिर से, वो लमीन यमाल है. ओ राइट. क्योंकि रफीना राइट विंग पे खेल रहा है. हाँ. तो बट आई थिंक एज अ सब्स्टिट्यूट वो आ सकता है इस मैच में. आई थिंक वो अगर आएगा तो वो भी ही कुड ऑल्सो बी अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. एग्जैक्टली. ये और फर्मिन लोपेज ना, ये यंगस्टर्स हैं कहने को, लेकिन दे आर द वंस दैट सीम टू ब्रिंग अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. जब क्रिएटिविटी नहीं चल रही होती, जब लोग बॉक्स के अंदर पासेस या फिर रन नहीं बना पा रहे होते, तो ये दोनों वो बंदे मुझे लगते हैं कई मैचेस में ऐसा लगा है मुझे, जो कि एक्चुअली में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करने का ट्राई कर रहे होते हैं. सो वो कहते हैं ना कि हर चीज़ आके रुक गई है, मतलब वो क्या कहते हैं, सड़ना शुरू कर जाती है ना कोई चीज़, जब वो स्टेबल हो जाती है, एकदम स्टेल पड़ जाती है, तो उसमें आप मूवमेंट दे दो तो दोबारा तो ठीक हो जाता है. पानी के लिए भी कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी खराब गंदा हो जाता है पानी, कुछ ऐसा था भाई, मुझे याद नहीं है.
सो आई थिंक उसी स्टेल मूवमेंट को फ्रॉम लेवेंडोस्की एंड अदर्स उसको तोड़ने के लिए कई बार लमीन यमाल या फर्मीन लोपेज बड़े सही लगते हैं मुझे. ओके बट आई डोंट थिंक कि लमीन यमाल स्टार्ट करेगा प्रॉब्ली. दूसरी बात ये भी है कि आप लोग सोचोगे ये तो पूरी ऑलमोस्ट मेन टीम ही हो गई अगर हम लोग इंजरीज को हटा दें तो. भाई मेन टीम खिलानी पड़ेगी. हाँ राइट, वही बात है. मतलब आई थिंक सुपर कप फाइनल है एंड देयर इज अ जेन्युइन चांस कि बार्सिलोना ट्रॉफी लेस जा सकती है इस सीजन. ये सबसे बढ़िया शॉट है ट्रॉफी हाँ, जीतने का. 2 ही मैच की बात है. मेन टीम खिलाओ क्योंकि बाकी टीम्स भी तो मेन टीम ही खिला रही हैं. मेन टीम खिलाओ और फिर देन ट्राई टू गो ऑल आउट फॉर इट. बट एज यू सेड कि फ्रंट लाइन का नॉट श्योर कि कौन खेलेगा इस टाइम पे. आई एम प्रीटी श्योर कि अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो लेवेंडोस्की शुड नॉट स्टार्ट. बट गिवन कि चावी कैसे ऑपरेट करता है, लेवेंडोस्की आई थिंक खेलेगा ही खेलेगा. लेफ्ट विंग राइट विंग पे, राइट विंग एज यू सेड रफीनिया होगा. लेफ्ट विंग पे फर्रान टोरेस और फिलिक्स. ओके फिलिक्स. आई थिंक फिलिक्स को ही कराएंगे स्टार्ट फिर से. एंड फिर फर्रान टोरेस सब इन होके या तो राइट विंग पे आ सकता है या फिर वी कुड सी की सेंटर फॉरवर्ड की तरह खेले अगर वितोर रोकी को नहीं कराना. हाँ राइट. तो वी कैन आल्सो सी कि मे बी वितोर रोकी लेफ्ट विंग पे स्टार्ट आए लेवेंडोस्की के साथ, जैसे कि अभी हमने बारबास्रो में देखा था. तो नहीं तो वितोर रोकी को स्टार्ट करा दे लेफ्ट विंग पर. नहीं आई एम सेइंग कि सब्स्टिट्यूट होके फिलिक्स की जगह पे जैसे कि पिछले मैच में था. कुड वेरी वेल बी. बट रिगार्डलेस पॉइंट वही रहेगा कि ये सारे नाम जो कि ए टीम के हैं इन सबको खेलना चाहिए. इस मैच को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. वोंट बी सरप्राइज अगर बारसा पेनल्टी तक ले जाए इस गेम को. बट आई एम स्टिल पर्सनली बैकिंग बारसा टू विन दिस वन. ओके एंड कॉन्सिक्वेंसेस की इसके चलते एल क्लासिको में देखने को मिल जाएगा. मैं तो चाहता हूँ बारसा जीते भाई. क्या लग रहा है एल क्लासिको में क्या होने वाला है? फाइनल है भाई. हाँ फाइनल नहीं हारेगी मैड्रिड. मतलब मुझे नॉट फॉर दिस सीजन बट मुझे भी लगता है कि मैड्रिड सुपर कोपा जीतने वाली है. ओके क्योंकि बारसा इस वक्त कुछ ज़्यादा ही खराब है भाई. एंड अगर रियल मैड्रिड को हरा देती है इस वक्त फाइनल में आके बारसा तो आई थिंक ये थोड़ा लक वाली बात है. ऑल आई एम प्रीटी श्योर कि हरा सकती है. हरा तो सकती भाई. ऑन पेपर क्वालिटी तो बहुत तगड़ी है बारसा. मतलब ऑन पेपर है ना. बार्सिलोना डज टर्न अप अगेंस्ट रियल मैड्रिड भाई. करती है. मतलब वी सॉ दिस अर्लियर दिस ईयर आल्सो जब मतलब लास्ट ईयर आल्सो 1 घंटा तो डोमिनेट करा ही था ना. हाँ 60 मिनट तक वो तोड़ रखा था फिर आके 2 गोल मार दिए बिलिंगम ने. राइट. बट बात वही कि एंड में काउंट क्या हुआ. वो 2 गोल ही काउंट हुए ना. सो वही बात मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है बारसा डोमिनेट भी करे ऑन द पिच बट फाइनल स्कोर लाइन वुड सजेस्ट कि रियल मैड्रिड अपना कोपा जीत गई है दोबारा. राइट. मतलब आर वी इन यूनिजन ऑन दिस? सुपर कोपा यही जीतने वाले हैं. आई थिंक सो. सबसे ज़्यादा लाइकली चांस मैड्रिड का है. एंड आई वुड ऑल्सो से कि आई थिंक सेकेंड भी अगर कुछ होता है कि तो आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना टाइड पे होंगे मेरे लिए. मतलब आई कांट पिक अ टीम इन दोनों में से. अगर एथलेटिको और बारसा का फाइनल होता तो क्या लगता है कौन जीत रहा है? बारसा. क्यों? मतलब आई थिंक एथलेटिको का जो वो मतलब कॉल इट व्हाटएवर बट आई थिंक कि वो मेंटालिटी फैक्टर है थोड़ा. लाइक अगेंस्ट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड ऑल्सो आई नो कि अभी जीते थे बट इन जनरल आई थिंक कि थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हैं इन दोनों टीम्स के अगेंस्ट. चलो देखते हैं. अभी लीग में भी तो हराया था बारसा ने वैसे एथलेटिको मैड्रिड को. बट एनीथिंग एल्स ऑन सुपर कोपा फिर आगे बढ़ेंगे हम. नहीं लेट्स मूव ऑन भाई. ट्रांसफर विंडो की बात करते हैं. एंड यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांसफर होगा जिसकी हम लोग बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अपना वर्नर टू स्पर्स. टीमो वर्नर की डील हो चुकी है. इट इज कंफर्म्ड कि वो 6 मंथ के लोन पे आने वाला है अपना टॉटनहम हॉटस्पर्स में. नो काफ़ी लोगों का ना रिएक्शन ऐसा है कि बड़ी फालतू की डील है ये. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि लोग क्यों कह रहे हैं बड़ी फालतू की डील है, बहुत इररिलेवेंट डील है. बट आई जेन्युइनली थिंक दैट इट इज़ अ लो रिस्क हाई रिवॉर्ड डील. क्यों? कितने में गए पहले तो ये बता दो. हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि 6 मंथ का लोन है. इसमें कुछ फ़ी नहीं देनी पड़ी है टॉटनहम को. वो बस उसकी सैलरी कवर कर रहे हैं. अच्छा. तो कुछ फ़ी देने की नहीं है. एंड जो इसका बाय ऑप्शन जो है इसका क्लॉज वो भी बहुत सस्ता है. सिर्फ 17 मिलियन में आप ले सकते हो. अच्छा. टीमो वर्नर को. तो मेरा पहला पॉइंट एक्चुअली में यही था कि पहले तो आपको पैसा कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ रहा. एंड यू डू नीड वर्नर राइट नाउ. इसका रीज़न ये है फर्स्ट ऑफ ऑल सॉन जो है वो अभी एशियन कप के लिए चला गया है. तो वो मिड फरवरी तक आएगा. तो वैसे ही आपको तब से लेके अभी तक में बीच में थोड़ा टाइम है जिसमें आपको एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर चाहिए. नाउ उसने 12 गोल मारे हैं. एंड जो सेकंड टॉप स्कोरर है इस टाइम पे अपना स्पर्स का वो है रिचार्डलिसन जिसने 6 गोल मारे. वर्नर के इस सीजन 14 मैच में 2 गोल हैं. तो ऑन पेपर इट इज नॉट अ गुड साइनिंग. आप देख के कहोगे कि भाई इसका तो रिकॉर्ड है नहीं अच्छा तो आप क्यों ले रहे हो उसको. पॉइंट इज रिचार्डलिसन भी बहुत ज़्यादा
मतलब ही हैज अ रेपुटेशन ऑफ मिसिंग अ लॉट ऑफ चांसेस दिस सीजन आल्सो। वो तो वर्नर की भी है, राइट, एग्जैक्टली। नाउ मैं क्यों कह रहा हूँ कि वर्नर कैन बी अ गुड डील अल्टीमेटली, इसके कुछ रीजन ये है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि मेरा जो लाइक आई डू थिंक कि वर्नर हैज अ गुड फुटबॉलिंग आईक्यू, एंड फुटबॉलिंग आईक्यू में लाइक लोग कहेंगे कि फिनिश नहीं कर पाता चांसेस, बट दैट इज नॉट फुटबॉलिंग आईक्यू, वो फिर उसका अलग चीज हो गई, उसके ट्रेड्स में आ जाती है चीज। बाय फुटबॉलिंग आईक्यू what I mean to say is कि he has a knack of getting in good positions, getting at the right place at the right time, सही रन्स बनाना, थोड़ा डाइवर्ट करना। एक वो डमी रनर का भी रोल होता है कि आपने रन बना दिया जिससे बाकी लोगों के लिए स्पेस खुल गई, मुलर टाइप का। हाँ राइट, वो भी कर सकता है। एंड उसका लिंकअप प्ले भी बहुत अच्छा है, पासिंग वो सब भी काफ़ी अच्छी है उसकी। तो आई थिंक एक रीज़न ये है। सेकेंडली आई थिंक ही इज़ अ वेरी वर्सटाइल प्लेयर, एंड एंज पोस्टेकोग्लू जो है इनका मैनेजर जो है, उसने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार कह रखा है कि आई लाइक टू प्ले वर्सेटाइल प्लेयर्स इन माय फ्रंट थ्री, कि वो आपस में पोजीशंस चेंज कर सकें। नाउ वर्नर वैसे तो मेनली स्ट्राइकर ही है, बट वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, राइट विंग पे भी खेल सकता है, उसके पास वो ट्रेड्स हैं एक्चुअली। सो सेकंड पॉइंट इज वर्सेटिलिटी, एंड थर्ड पॉइंट इज मैं ये कहूँगा कि इस टाइम पे जो भी मैंने अपना फुटबॉलिंग आईक्यू वाला पॉइंट बोला, इफ ही गेट्स हिज फिनिशिंग राइट, जिसकी रीजन से चेल्सी ने उसको बाय किया था जब वो लाइप्जिग में फर्स्ट सीजन बहुत अच्छा गया था उसका, जब फीफा में उसका कार्ड भी हाँ 30 समथिंग गोल्स मारे थे। अगर उसकी फिनिशिंग ठीक हो जाती है देन ही कैन एक्चुअली बी अ ग्रेट स्ट्राइकर फॉर स्पर्स, एंड ये जो डील है हम परमानेंट होती देख सकते हैं। सो एक चेल्सी में आई थिंक ही वाज काइंड ऑफ अ मिसफिट, वहां पे वहीं से तो रेपुटेशन बनी इसकी बनी, हाँ मिस करने वाली। उस टाइम पे मैनेजर भी थोड़े चेंज हुए थे, पहले लैम्पार्ड था, फिर बाद में तुखेल आ गया, एंड अल्टीमेटली उसमें भी चैंपियंस लीग जीते थे ये लोग। चैंपियंस लीग विनिंग टीम के फाइनल में स्टार्ट भी इसने करा था, तो इट इज नॉट लाइक स्टार्ट नहीं करा था, बट वही है कि चांसेस मिस हो रहे थे। नाउ अंडर दिस मैनेजर जहाँ पे आई थिंक, एंड मेरा लास्ट पॉइंट ये होगा कि प्रेशर बहुत नहीं है। प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट एक तरीके से बिना ट्रांसफर फी के आप आ रहे हो। सेकेंडली बहुत मेजर शूज टू फिल है नहीं आपके लिए। स्पर्स को जरूरत है आपकी, इट इज नॉट लाइक कि आपको बहुत जरूरत है स्पर्स की। स्पर्स नीड यू बिकॉज आई सेड कि सोन जाने वाला है, एंड उसके अलावा कुछ ऐसा बहुत तगड़ा प्लेयर है नहीं। पेरिसिच उनका बहुत अच्छा प्लेयर था, उसको एक इंजरी हो चुकी है, एंड उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है रन ऑफ होने वाला है इन द समर। एंड एंज पोस्टेकोग्लू ने ऑलरेडी कह दिया है कि ही माइट हैव प्लेड हिज लास्ट मैच फॉर स्पर्स। एक्चुअली मेरा पॉइंट इसमें ये है कि जो तुम कह रहे हो ना कि वर्नर को शायद इतनी जरूरत नहीं है, आई काइंड ऑफ डिसएग्री देयर, बिकॉज आई थिंक अगर वर्नर हैज द एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ टॉप फ्लाइट प्लेयर, ऑल्दो मतलब यू कैन से कि जो भी प्रोफेशनली खेल रहा है उस लेवल पे सभी टॉप फ्लाइट है, बट हाँ मतलब फेम और रिकग्निशन के मामले में गेटिंग बैक टू दैट लेवल, तो वहाँ पे अगर प्रीमियर लीग पे इसको बाय चांस एक आउटसाइड चांस मिल गया है एक टॉप 6 क्लब में आने का, तो भाई ही वुड नॉट वांट टू बस्ट इट ऑफ। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सी कोई भी बंदा किसी भी क्लब के लिए खेलता है तो प्रेशर तो होता ही है, मतलब दैट इज, बट इट्स नॉट जस्ट एनी क्लब। मुझे पता है टॉटनहम कुछ भी नहीं जीती आज तक, बट पॉइंट है कि उसके पास वो टैग है टॉप 6 क्लब को होने का, वही प्रीमियर लीग में इस वक्त। तो अगर कल को ESL वगैरह भी आ जाते हैं भाई, ही वुड वांट टू बी देयर। व्हाट आई मीन टू से बाय दैट ही डज नॉट हैव मच प्रेशर इज कि उसके आसपास वाले प्लेयर्स भी बहुत कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका लाइक मे बी जो फैंस है उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हो ही ना उससे। बेसिकली क्लब की उससे शायद इतनी एक्सपेक्टेशन ना हो और परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स उतने हाई ना हो, बट पर्सनली उसके लिए चीज़ मैटर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, एटलीस्ट करती है या नहीं मुझे नहीं पता, बट करनी तो चाहिए इन माय ओपिनियन, बिकॉज यहाँ पे परफॉर्म कर दिया तो मे बी यू कुड सी द नेक्स्ट 2 years इन टॉटनहम, और फिर वहाँ पे अगर आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिया तो शायद प्रीमियर लीग का ही कोई और बड़ा क्लब आपको वहीं से खरीद ले, राइट, हू नोस। एंड लास्टली मैं ये कहूँगा कि स्पर्स इस टाइम पे भी टॉप 4 की रेस में है। अगर मैं टेबल बताऊं तो लिवरपूल टॉप पे है 45 पॉइंट्स के साथ, एस्टन विला सेकंड है 42 पॉइंट्स के साथ, मैन सिटी थर्ड है 40 पॉइंट्स के साथ, ऑल्दो उन्होंने एक मैच कम खेला है, आर्सेनल भी 40 पॉइंट्स के साथ है फिर, एंड देन स्पर्स आती है 39 के साथ। ओके, सो लीग टॉपर जो कि लिवरपूल है और स्पर्स जो कि 5th है, इनके बीच में 6 पॉइंट का ही गैप है, बहुत बड़ा गैप है नहीं एक्चुअली में, एंड टॉप 4 के लिए जेन्युइन कंटेंडर्स है स्पर्स इस टाइम पे भी। सो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इनको वर्नर की बहुत ज़रूरत है, वो इसलिए है ताकि ये लोग मेंटेन रख सके इस लेवल को, ताकि टॉप 4 की रेस में ये लोग बने रहे, क्योंकि ऊपर की जितनी टीम्स है कोई भी स्लिप कर सकती है। एस्टन विला का भी हम लोग कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा खेल रही है, फर्स्ट हाफ का सीजन बहुत अच्छा खेली है, सेकंड हाफ अभी हमें देखना बाकी है, पूरा आधा सीजन बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे भी।
एंड आर्सेनल वी नो कि कभी भी बॉटल कर सकते हैं, बाकी लिवरपूल बट आई डोंट थिंक दे विल बॉटल इनफ टू फॉल आउट ऑफ हाँ मतलब स्पर्स तो प्राइम बॉटलर्स हैं इस टाइम पे, तो हाँ कायदे से वो भी बॉटल कर सकते हैं, बट आई थिंक कि स्पर्स को बहुत एक मच नीडेड साइनिंग है ये इस टाइम पे। सो लो रिस्क इसलिए क्योंकि पैसा आपने बहुत नहीं दिया, एक्सपेक्टेशंस बहुत नहीं है, हाई रिवॉर्ड इसलिए क्योंकि एक्चुअली में हाई रिवॉर्ड यील्ड कर सकती है चीज़, इस रीजन से मैं कह रहा था। बट नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांसफर जो कि हर 2 वीडियो में आ ही जाता है कुछ ना कुछ करके, इट इज किलियन एम्बापे। मुझे लग रहा है इस महीने हर वीडियो में आएगा ही आएगा राइट। एंड एम्बापे की तरफ से हमें फिर से थोड़ी चीज़ें देखने को मिली हैं। आई रिमेंबर अभी 3-4 दिन पहले एकदम से एक न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी एंड उसमें एकदम से ये आया था कि मड्रिड प्री एग्रीमेंट रीच कर चुकी है, एंड उसकी वजह से ही बाद में ये चीज़ आगे बड़ी एग्रेवेट हुई है कि पार्टीज ने आगे आके बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे यही था कि डील हो चुकी है एंड ही इज गोइंग टू साइन फॉर मड्रिड इन द समर। ना उसके बाद एम्बापे बाहर आता है, उसका जो ऑन्ट्राज है वो बाहर आके कहता है, सबसे पहले कहता है देयर इज नो अग्रीमेंट ऑन किलियंस फ्यूचर, देयर हैव बीन नो डिस्कशन अबाउट हिज फ्यूचर, नो टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस को डिक्टेट द टाइमिंग ऑफ किलियंस डिस्कशन, रिफ्लेक्शंस एंड डिसीजंस। भाई मैं ना यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी एम्बापे की साइड को भी ना एक्सपोज करना चाहता हूँ, ओके क्योंकि ये इट इज काइंड ऑफ पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग रियल मैड्रिड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता है द लीस्ट ही कुड डू इज जस्ट स्टे क्वाइट, फालतू में आगे बोलने वो तो चुप ही है नहीं, मतलब ऑन्ट्राज अल्टीमेटली तो उसके हाथ में ही होता है ना, तो द लीस्ट ही कुड डू राइट नाउ टू मेंटेन his respect towards his club also and Real Madrid also, his future club, supposedly future club, is just to stay quiet on this situation. Clubs को आके जो बोलना है बोलने दो, रिपोर्टर्स को जो आके बोलना है बोलने दो, फोकस ऑन योर सीजन कि आपका कैसा सीजन जाने वाला है, एंड देन उसके बाद मेक अ डिसीजन इन द समर। प्लस आई थिंक जहाँ तक वो वाली बात थी कि पूरी कंट्री का प्रेशर है और प्रेसिडेंट ने बात करी हुई है, प्रेसिडेंट तो चेंज हो गया इनका, हाँ राइट, तो वो वाला इशू भी चला गया, तो वहाँ से तो प्रेशर हो नहीं सकता अभी। एज फार एज खलीफी का प्रेशर है तो भाई उसके लिए साफ साफ बोल ही दिया है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था ये कि भाई आप मेरे 80 मिलियन जो बोनस थे वो मत पे करना इस साल, वो आप रख लो और मेरे को फ्री में जाने दो। तो काइंड ऑफ जो आपने मुझे 80 मिलियन पे नहीं करे वो एक तरीके से आपकी ट्रांसफर फी हो गई, 80 मिलियन आपको मिल गए। तो एम्बापे ने अपने से तो सब बोल ही रखा है, अगर ऐसा बोला है तो ही हैज़ नो रीजन टू फील स्कैर्ड कि भाई ये क्या कर देंगे वो कर देंगे। लीगली देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर 2+1 का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल खत्म होने के बाद ही इज फ्री टू लीव। मेसी ने भी यही करा था। अब ये रियल मैड्रिड को अगर फिर भी मना कर रहा है क्योंकि अपेरेंटली जो पैसा इन्होंने पहले दिया था वो अब नहीं दे रहे, और आप पब्लिकली से कॉल आउट नहीं करी ना ये चीज, क्या चीज कि ऑफर अभी कम आए। नहीं ये चीज तो एथलेटिक की रिपोर्ट है, एथलेटिको एंड मारियो कोर्तेगाना की, उनने रिपोर्ट निकाली है विच इज ऑल्सो वेरी रिलायबल सोर्स बाय द वे। एथलेटिक अच्छे आर्टिकल्स निकालती है। उनने ये चीज निकाली है कि 2022 में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा रहा था एम्बापे को, एंड ऑल्सो उन्होंने ये चीज़ बोली कि एम्बापे नोज अबाउट दिस, कि ये ऑफर उतना लेवल नहीं, उस लेवल का नहीं होने वाला है। 2022 में रियल मैड्रिड जो है वो 130 मिलियन साइनिंग बोनस देने वाली थी भाई साहब, और प्लस 26 मिलियन की वेजेस देने वाली थी, एंड उससे थोड़ा सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है ऑफर। तो उस थोड़ा सिग्निफिकेंटली मतलब हाँ कम हो चुका है, एंड उस लेवल की वेजेस नहीं मिलने वाली है। एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी चीज़ बोल दी है कि अपने सैलरी कैप में रियल मैड्रिड ने एक एडिक्वेट स्पेस बना रखी है, जिससे अगर एम्बापे आता है तो ही वुड स्टिल बी द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द क्लब बाय फार। अच्छा, सो ये रिपोर्ट थी अपनी एथलेटिक की। बट हाँ, इसके बाद अल खलीफी की अभी जब एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस पॉडकास्ट अभी लिटरली कुछ 1-2 घंटे पहले उसकी स्टेटमेंट आई है। उसने ये चीज़ बोली, आई वॉन्ट किलियन एम्बापे टू स्टे एट PSG, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट क्लब फॉर हिम इज PSG, ही इज़ की फॉर अ प्रोजेक्ट। इसका बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बदल जाता है, जब नेमार साइन किया था तब वो था, राइट, फिर एम्बापे हुआ, फिर मेसी हुआ। मतलब आई थिंक कि इसकी स्टेटमेंट से तो आई डोंट थिंक किसी को भी कुछ शॉक होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू ट्राई एवरीथिंग टू मेक हिम। नहीं, इससे तो बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है। व्हाट आई वाज कमिंग टू वाज कि बेसिकली एम्बापे अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई उसको दोबारा वो पैसे दिए जाए, और वो अपेरेंटली खुश नहीं है कि उसको इतने पैसे नहीं दिए जा रहे इस वक्त, एंड सो अब वो डबल माइंडेड हो चुका है कि क्या मुझे साइन करना भी चाहिए रियल मैड्रिड के लिए, नहीं। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अब वो ये भी सोचा कि क्या मैं प्रीमियर लीग में लिवरपूल के लिए भी खेल सकता हूँ। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि बारसा भी ट्राई कर रही है, वो तो फालतू का है भाई, पहले बता दूँ। तो भाई ये तो फिर से पब्लिक एम्बैरेसमेंट नहीं हो गया रियल मैड्रिड के लिए। और इतना डबल माइंडेड अगर तुम्हें होना पड़ रहा है रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के लिए, तो भाई रियल मैड्रिड क्या कर रही है भाई, शर्म नहीं है क्या? सपोजिटली और चाइल्डहुड क्लब, उसके लिए भी आप इतना। मैं तो रियल मैड्रिड को कह रहा हूँ भाई, तुम क्या कर रहे हो? बेशर्मों की तरह भीख मांग रहे हो वहां पे, राइट।
24 साल के बच्चे से, जिसका दिमाग बच्चे ऐसा है, क्या भीख मांग रहे हो उससे यार, जाने दो उसको। बिसाइड्स एम्बापे को मैं एक और चीज कहूंगा, तुमने 2 बार पब्लिकली ह्यूमिलिएट करा है ऑलरेडी रियल मैड्रिड को, तुम क्या एक्सपेक्ट करो, वो तुम्हें फिर भी ज्यादा पैसे देंगे? नहीं, पैसे तो ज़्यादा देंगे नहीं दे। आई थिंक अगर अल्टीमेटली इसका प्लान है भी ना मैड्रिड आने का, तो भाई साहब ये कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी चल रही है। तो मतलब ये इतना 4D चेस खेल रहा है कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये। हाँ। क्योंकि अगर जितने गंदे रिलेशन है इस टाइम पे, जितनी गंदी पब्लिक इमेज है इसकी इस टाइम पे, अगर ये आता है, नेम एनी अदर प्लेयर जिसके इतने गंदे रिलेशंस हो गए होते विदाउट इवन ट्रांसफरिंग, हाँ एंड पब्लिक इमेज गंदी होती है और फिर भी रियल मैड्रिड आ रहा होता। राइट, है ही नहीं कोई और इस टाइम पे। अगर एम्बापे आता भी है ना, तो डोंट बी सरप्राइज अगर एम्बापे मतलब 1-2 परफॉर्मेंस लेंगी गंदी और उसके बाद वो बूना स्टार्ट हो जाएगा बहुत आराम से। आई थिंक भाई साहब मैड्रिड मतलब रोनाल्डो को कर दिया, बेंजेमा को कर दिया, तो एम्बापे क्या चीज़ है। एम्बापे आई थिंक अगर वो आ चुका होता 22 में, तो एकदम राजा की तरह ट्रीट किया जाता। ऑल्दो मतलब ये चीज़ गलत भी हो सकती है, क्योंकि फुटबॉल फैंस इतनी रिएक्शनरी होता है, एक दिन कोई अच्छा है एक दिन कोई गंदा है। आती है हैट्रिक वैट्रिक मार हाँ, तो भाई तो भगवान पगला जाएंगे सब लोग। बट अगर मतलब आई थिंक कि अब जब ये आ रहा है, जैसी पब्लिक इमेज है इसकी, आई थिंक अब ये उस स्टैचर पे है कि भाई एकदम अब प्रोफेशनली रिलेशनशिप होने वाला है हमारा। डोंट एक्सपेक्ट एनी मतलब बहुत ज़्यादा लव एक्सपेक्ट मत करो हमारे फैंस से भी। आई डोंट सी हाउ दिस वर्क्स, कि अल्टीमेटली कैसे आता है अगर आ रहा और ये ऐसा रिलेशनशिप होने वाला है तो। राइट। अगर आपको किसी क्लब का सुपरस्टार बनना है, देन यू जेन्युइनली हैव टू केयर अबाउट दैट क्लब एंड द क्लब शुड जेन्युइनली केयर अबाउट यू। क्योंकि ये भी खूब चीज चिल्ला मचाएगा फिर। क्या? थोड़ी सी भी फैन से आउटरीच मिलता है तो ये भी थोड़ा वैसा टाइप का प्लेयर है ना, कि मतलब गुस्सा होगा, टॉन्ट कर देगा इंस्टाग्राम पे। हाँ राइट। भाई डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल विद मैड्रिड? वही मुझे लगता है कि मैड्रिड के साथ पॉसिबल ना हो ये चीज़। पीएसजी के साथ आपने कर लिया, बट मैड्रिड के साथ आई वुड थिंक दैट इट विल बी पॉसिबल। पता नहीं भाई, मतलब मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है इस वक्त कि जैसी दोबारा ये रूमर्स आने शुरू हुए ना, और अब तो पब्लिक स्टेटमेंट भी आ गया उस कॉन्ट्रैक्ट से कि अभी तक हमने कुछ साइन नहीं किया और हम किसी के प्रेशर में नहीं है। आई थिंक वो प्रेशर वाली स्टेटमेंट काइंड ऑफ कंफर्म्स कि मैड्रिड ने इसको भी अप्रोच करा है जनवरी में, राइट, कि अभी प्री अग्रीमेंट एक साइन कर लो, और इसने मना कर दिया है। अभी मना करने का रीजन क्या हो सकता है? पैसा, सिर्फ पैसा है। आई नो लोग कहेंगे कि यार जो भी एम्बापे के कैंप में सब यही कहेंगे कि नहीं उसे पीएसजी के साथ बहुत बड़ा बनना है, बहुत आगे नहीं जाना है, ये क्लब को वो आगे जा जाना है। तो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो रुकने वाला है। अच्छा ओके, डू यू थिंक वो रुकेगा? आई डू सी अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट स्टे। भाई अगर ये रुक रहा है ना तो अभी सी भाई बैलन डॉर्स देनी नहीं चाहिए इसको गोइंग फॉरवर्ड, कि भाई ये करियर सुसाइड करने के लिए बस की नहीं है भाई, तुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है मैड्रिड नहीं जा रहा है, फिर भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि पीएसजी तो छोड़ ही दे। पीएसजी रुकना तो वर्स्ट ऑप्शन है इस वक्त। ओके, मना आई थिंक इसीलिए कर रहा है कि वो पैसों से खुश नहीं है, एंड ही थिंक्स कि ही हैज अदर ऑप्शंस फ्रॉम प्रीमियर लीग आल्सो। ओके, तो वो होता है ना कि एक सटली एक पावर हिंट करना कि भाई मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं इंग्लैंड से, तो तू नहीं दे रहा तो ये तो मुझे इतने पैसे दे ही रहा है, तो कैन यू मैच अप टू दैट। थोड़ा गैम्बल चल रहा है यहाँ पे कि वो 3-4 मिलियन यूरोज पर ईयर वाली सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड करवा सकते हैं कि नहीं, वो वाली बात है। 25 से 30 पहुंच सकता हूँ कि नहीं मिलियन पर यूरोज। तो पता नहीं अब भाई, मुझे लगता है कि ये सब डर्टी माइंड गेम्स चल रहे हैं उसके ऑर्डर से, एंड वही है कि तुम कितना पुश करोगे मैड्रिड को अब। एंड फाइनली मैं यही कहूँगा कि एज यू सेड कि शायद प्रीमियर लीग से भी ऑफर्स हैं। ESPN ने एक पोस्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने ऑड्स बताए थे कि किस क्लब में जाने के कितने ऑड्स हैं एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन। सो आई रीड इट आउट फॉर यू कि क्या क्या उन्होंने बोला है, एंड यू कैन टेल मी व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट दिस। ठीक है, सबसे पहला है लिवरपूल, उसके 7/10 है। एंड पहले इन्होंने बोला व्हाई इट कुड हैपन, ही कुड प्ले 5+ years एंड स्टिल मूव ऑन फॉर अ लार्जर फी। सेकंड, वो तो हर जगह होगा। हाँ राइट, हर जगह होगा। एंड ही कुड रेगुलरली चैलेंज फॉर द बिगेस्ट ऑनर्स, ये भी मैड्रिड में होगा। हाँ, सो लिवरपूल का मतलब लोग कह रहे हैं कि मैड्रिड का लिवरपूल ही मेक सेंस, क्योंकि शायद सिटी माइट नॉट गो फॉर हिम क्योंकि हालैंड इज ऑलरेडी देयर। आई थिंक लिवरपूल जाने का सेंस वो स्पोर्टिंग वाइज बनता है। हाँ, उसका प्ले स्टाइल और लिवरपूल का प्ले स्टाइल काफी सीमलेसली फिट कर सकता है। बट जो चीज लिवरपूल ऑफर कर रही है, आर यू टेलिंग मी कि वो मैड्रिड ऑफर नहीं कर रहा उससे? हाँ राइट। सेकंड इज मैन सिटी, इसका भी 7/10 रखा गया है। व्हाई इट कुड हैपन, ही कुड कम्पीट फॉर द बिगेस्ट ट्रॉफीज अंडर पेप। Second, City have almost unlimited financial power. भाई हालैंड एंड एम्बापे won't play together. Plus, do you think कि पेप गार्डियोला खुद जाएगा ऐसे प्लेयर के लिए? नहीं,
और एम्बापे भी नहीं जाएगा हालैंड के साथ खेलने के लिए बिकॉज ही नोज हालैंड विल स्कोर मोर गोल्स। हाँ राइट। तो वो रोल उसको मिलने नहीं वाला। नेक्स्ट इज आर्सेनल जिसका 5/10 रखा गया। Why it could happen? Arsenal need a proven goal scorer. They could sell the vision of emulating Thierry Henry as the club superstar. नहीं ये भी मुझे नहीं लगता। मतलब मुझे ये लगता है कि ये आर्सेनल भीख मांग लेगी पर एम्बापे नहीं मानेगा इस चीज के लिए। हाँ जा रहा तो ट्रॉफी जीतने में जाएगा ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आर्सेनल से नहीं मारी ट्रॉफी जितनी भी। नेक्स्ट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसके 2/10 है। Why it could happen? They are the biggest club in the biggest league in the world and will pay high wages. ये क्या कोई यूनाइटेड के रिपोर्टर ने लिखा है क्या कोई? पता नहीं। Second is he could be the player that reignites the club's glory. मतलब कोई भी अप एंड कमिंग प्लेयर है जिससे वर्ल्ड क्लास लेवल पे पहुंचना है भाई, डोंट जॉइन यूनाइटेड ऑब्वियसली। नहीं बट इन सेइंग दैट आई थिंक यूनाइटेड ज्वाइन करना इज अ लाइकलियर पॉसिबिलिटी देन आर्सेनल भाई। आर्सेनल से ज्यादा है, आई थिंक लिवरपूल से ज्यादा नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड का तुम कुछ भी कह लो वो फैन बेस और वो हेरिटेज PR तो है। हाँ राइट। तो वो ऐसा नहीं कि मतलब 2/10 उसका और आर्सेनल का 4/10 है। आई थिंक उल्टा होना चाहिए। बट यूनाइटेड भी इन नो वे इज ही गोइंग टू यूनाइटेड भाई। नेक्स्ट इज वैसे चेल्सी। जाएगा तो एकदम एप्ट है। मतलब क्यों? जिस टाइप का उसकी मेंटालिटी और जो नखरे जितने हैं, एक्चुअली एक रैशफोर्ड को एक भाई मिल जाएगा वहाँ पे। राइट। फिर है चेल्सी जिसका 3/10 है। Why it could happen? Chelsea have a recent pedigree of success in Europe. Second is they can sign him on a free transfer. भाई मजाक चल रहा है क्या? चेल्सी भी नहीं जा रहा भाई। आई थिंक प्रीमियर लीग में जा रहा तो उससे लिवरपूल जा रहा है। राइट। सिटी लेगी नहीं और बाकी सब क्लब्स में वो जाना ही खुद ही नहीं जाएगा। खुद ही नहीं जाएगा। एंड लास्ट इज रियल मैड्रिड जिसका 9/10 दिया गया। Why it could happen? They have spent years doing the groundwork with him. He will compete for UCL and Ballon d'Or every year. I think सबसे ज्यादा लॉजिकल सेंस ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का ही बन रहा है। एंड मोस्ट लाइकली यू सेड ना कि तुम्हारे हिसाब से या तो छोड़ेगा तो है ही, या तो मैड्रिड जाएगा किसी और क्लब। मेरे हिसाब से या तो मैड्रिड जाएगा या फिर PSG में रुकेगा। भाई लिवरपूल पक्का नहीं है। मतलब आई थिंक सो कि शायद क्यों नहीं होगी मतलब यार मुझे पैसे, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने मैड्रिड जितना पैसा ऑफर कर रही है उससे कमी ऑफर करने वाली है लिवरपूल। हाँ कमी ऑफर करेगी मोस्ट लाइक। मतलब आर वी 100% श्योर ऑन दैट? आई थिंक सो। क्यों? मैड्रिड के इतने फाइनेंसेस है, प्लस लिवरपूल वैसे ही बहुत ज्यादा कभी ऐसा खर्चा करा नहीं करने वाली है भी नहीं। हाँ। एंड सेकेंडली आई थिंक कि लिवरपूल यार इट ऑल डिपेंड्स कि यर्गन क्लॉप कितने साल रहने वाला है। अभी उसका 26 तक का कॉन्ट्रैक्ट है शायद। एंड ही हैज एक्सप्रेस हिज डिजायर कि उसे एक नेशनल टीम कोच करनी है। अगर यर्गन क्लॉप जाता है ना, सेम गोज फॉर सिटी ऑल्सो, अगर पेप गार्डियोला जाता है तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये दोनों क्लब के मैनेजमेंट जो है, जो बोर्ड्स हैं, वो ही इस क्लब को फिर डिपेंड करता है कि आगे कैसे इनकी ट्रैजेक्टरी होगी। बिल्कुल। क्योंकि ये दोनों ऐसे कोचेस हैं जो कि प्रॉब्ली इस टाइम पे बेस्ट कोचेस हैं। अगर ये दोनों जाते हैं, इसके बाद बोर्ड कैसे हैंडल करेगा इस वेकेंसी को, कौन नेक्स्ट टेक ओवर लेने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्लब कैसे जाने वाला है। लिवरपूल वैसे भी इट्स नॉट लाइक कि वो प्रीमियर लीग में एकदम आउट एंड आउट फेवरेट्स है, हमेशा सिटी है। नहीं मैं वही कहने वाला था कि लिवरपूल भी जो तुम कह रहे हो ग्लोरी पक्का मिलती रहेगी। कितने ट्रॉफीज हैं? मैं वही कह रहा था कि मतलब ट्रॉफी नहीं है, और प्लस एक रियलिस्टिक चांस होता है ना। एम्बापे वैसी टीम में जाएगा जिसका पता है कि ये ट्रॉफी तो गारंटीड ही है, ये तो मिलने ही वाली है कुछ भी कर लो। तो आई थिंक वहां पे प्रीमियर लीग में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। वो सिर्फ सिटी से ही है, सिर्फ सिटी से ही है। एंड मैड्रिड का सबसे ज्यादा सेंस इसलिए बनता है क्योंकि एज यू सेड ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा इन लोगों ने करा है बहुत साल से। वाई वो सेइंग कि PSG रुक सकता है, क्योंकि आई थिंक कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसके दिमाग में पैसा है, आई डू थिंक है पैसा। सेकेंड इज ऑब्वियसली एक स्पोर्टिंग जो एक प्लेयर का एम्बिशन होता है। आई थिंक वो एम्बिशन मैड्रिड की साइड है। और अगर मैड्रिड की साइड नहीं होता, आई थिंक वो जो मनी वाली चीज़ है ना, वो ओवर पावर कर जाएगी उस चीज़ को। ओके। अगर मैड्रिड नहीं जा पाता वो, तो ही विल बी लाइक नहीं मैं इसी क्लब को फिर आगे ले जाऊंगा। एंड वो सेंस तभी बनेगा, उसका करियर सक्सेसफुल तभी माना जाएगा अगर वो PSG के साथ कुछ जैसे UCL टाइप जिताता है उसे, तो माना जाएगा कि इसका जो क्लब PSG में जितना करियर था दैट एक फ्रूटफुल कंक्लूजन आया। मेरी प्रॉब्लम पता वही है कि वो बहुत लिमिट कर रहा है अपने एम्बिशन को फिर। मतलब बेसिकली क्या होगा अगर वो वहां पे रुकता है, PSG रुकता है, तो क्या लीग 1 जीतने के लिए तो रुक नहीं रहा। तो एम्बिशन बेसिकली क्या है, टॉप स्कोर तो बन ही चुका है कि आई विल विन अ UCL विद PSG। मैड्रिड जाएगा तो होगा आई वांट टू विन सम UCLs इन माय करियर। सम UCLs, राइट। बहुत फर्क है भाई, बहुत ज्यादा फर्क है। लाइक मेसी रोनाल्डो इस एज में सोच रहे थे कि हमें बैक टू बैक UCLs जीतने, हमें बैक टू बैक बैलन डॉर जीतने।
इस टाइम पे एम्बापे बैलेंडोर के मेसी भी तो 25 में जीत चुका था जीत भाई, चुका 4 था। बैलेंडोर तो जीत राइट। चुका था। तो इस टाइम पे एम्बापे क्या बैलेंडोर के बहुत पास है, हालैंड से ज्यादा पास है नहीं। और पीएसजी में जाके होगा भी नहीं ना, अगर इफ यू वांट्स टू विन अ यूसीएल, राइट। तो जिस साल वो यूसीएल जीतेगा प्रॉब्ली उसी साल शायद उसको शाउट भी मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल वर्ल्ड कप अगर दोबारा जीत जाए तो। बट वही है ना कि हर 4 साल में 5 साल में होता है। वही हालैंड की लिमिटेशन सिर्फ एक ही है इस वक्त कि वो कंट्री से कुछ नहीं कर सकता, बट बाकी 4 में से 3 साल तो वो फोड़ने वाला है ना राइट। प्रीमियर लीग में, वो भी ऑलरेडी वहाँ पे मीडिया बहुत पीआर बहुत अच्छी है। क्या कर रहा है भाई ये वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। वही पॉइंट है कि जो भी सेंस है उसे मर्डेड जाना ही सेंस है, एंड आई होप ये हो जाए अल्टीमेटली। ऑल्दो अगर अभी भी कोई मुझसे पूछेगा शुड वी गो फॉर हिम, आई थिंक मेरा आंसर चेंज हो चुका है। आई डोंट थिंक दैट वी शुड गो फॉर हिम अब, क्योंकि बहुत ह्यूमिलेशन हमने फेस कर चुका है। नहीं आई थिंक, लेकिन गए तो हैं जनवरी में, बात नहीं तो गए हुई हैं, है। पक्का गए हैं। ये चीज़ वरना आती इतनी आगे नहीं बढ़ती ये चीज़, गए तो पक्का है। अब लेट्स सी कि समर ट्रांसफर विंडो में अल्टीमेटली क्या होता है, बट दैट्स इट फॉर फुटबॉल राइट नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट। तो भाई क्रिकेट में मैं सबको पहले बता दूं, जो 2 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें क्या है एग्जैक्टली मैंने मोहित को भी नहीं बताया। तो मोहित एकदम जो है फ्रेशली रिएक्ट करेगा, हाँ एकदम ब्लैंक है इन चीज़ों के बारे में। बस ये पता है कि टॉपिक है क्या, और फिर वो नेचुरल रिएक्शन देगा। मैंने रिसर्च करी है तो मैं कुछ फैक्ट्स लिखे होंगे, ठीक है, एंड देन वील हैव अ डीप कॉन्वर्सेशन अबाउट इट। पहला होने वाला है, जो कि टाइटल सबको पता चल ही गया होगा कि भाई आईसीसी का एंटी इंडिया एजेंडा जो है वो क्या है एग्जैक्टली। थोड़ा पहले से मैं आपको एक हेड्स अप दे दूं, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत डिटेल में इसको ब्रेक डाउन करा था, पिछले से पिछले इनफैक्ट, राइट। तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में, आपको ऊपर दिख जाएगा। बट टू ऐड मोर टू इट, in fact to cover this topic in more detail rather, बेसिकली सेकेंड टेस्ट मैच जो था साउथ अफ्रीका वाला, जहाँ पे मैच सिर्फ मैं 1.5 दिन भी नहीं कहूँगा, इट इज़ बेसिकली 107 overs, which is less than 1 + 1/3 of a day, which is essentially less than 4 sessions. एक सेशन में 30 overs होने चाहिए। राइट। हिस्ट्री में टेस्ट मैच की हिस्ट्री का शॉर्टेस्ट गेम उस पिच पे खत्म हुआ था। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि जब टेस्ट मैच इतनी जल्दी खत्म हो रहा है उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सी आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब डू वी काउंट दिस पिच कंडीशंस इन दैट? हाँ वो तुम बताओ ना। मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से ऑब्वियसली पहला पॉइंट तो ये होगा कि पिच कंडीशंस जैसी होती हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि मैच कैसा होगा, अल्टीमेटली क्या आउटकम होगा। क्योंकि नॉट जस्ट इन साउथ अफ्रीका, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, जो जिनको ये लोग पुअर पिच रेट कर रहा जाता है अल्टीमेटली, उसमें भी अगर इफ अ टर्निंग ट्रैक इज मेड जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन टू स्टिक टू द विकेट। आप रन बनाओ, लंबी पारी खेलो, एंड इसलिए हमने कहा था साउथ अफ्रीका वाले में भी कि ये जो 30-40 रन भी बनाए बहुत लंबी पारी एक्चुअली में। तो जितने कम रन बनेंगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा छोटा गेम होने वाला है, एंड नेचुरली आई थिंक पिच कंडीशंस होता ही होता है। आई थिंक मेन वही होता है। सेकेंडली ऑब्वियसली इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ वीक ऑपोजिशन, तो दैट कैन कॉज अ गेम टू बी दिस शॉर्ट अल्टीमेटली। ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं, एक है पिच, एक है प्लेयर्स। हाँ ओके, ठीक है। पिच क्या कि भाई कंडीशंस ऐसी हैं कि वो अलाउ ही नहीं कर रही लोगों को लंबा खेलने के लिए। दूसरा क्या, कंडीशंस बहुत तगड़ी है लेकिन प्लेयर्स का लेवल इतना घटिया है कि वो टिक ही नहीं पा रहे, या फिर मेंटली उतना फोर्टिट्यूड ही नहीं है कि 5 दिन का पेशेंस हो। ठीक है, कि उन्होंने विकेट थ्रो कर दिया खुद, उस पर तुम पिच को ब्लेम नहीं करोगे। सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई मैच 1 दिन में या 1.5 दिन में खत्म हो जा रहा है, आप कह सकते हो कि चलो हाँ भाई कुछ हद तक थोड़ा, जैसे रोहित शर्मा ने फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग्स अपना विकेट थ्रो कर दिया था पुल मारते हुए। मान लो 11 के 11 बैट्समैन वैसा खेल रहे होते कि सबने अपना विकेट थ्रो करा है, तो तुम कह सकते हो कि हाँ भाई मे बी 30% ऑफ द रीजंस फॉर दिस टेस्ट मैच गेटिंग ओवर इज कि भाई बैट्समैन के पास पेशेंस ही नहीं था, जो कि सेकंड फैक्टर है प्लेयर्स वाला। ठीक है, बट द फैक्ट दैट इस टेस्ट मैच में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट बॉल इतना ज़्यादा सरप्राइजिंगली बाउंस कर रही थी और सीम कर रही थी कि बैट्समैन लेजिट शॉक थे कि भाई हम करें क्या अभी। ऐसी पिच पे जब मैच इतनी जल्दी खत्म हो रहा है, इट इज़ वेरी क्लियर कि वो पिच कंडीशंस की वजह से हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ द प्लेयर्स या फिर उनका मेंटल इंटेंट क्या था जो भी था। तो इट इज़ वेरी क्लियर, हमने ये एक ग्राउंड एक बेस हमने सेट कर दिया फॉर द आर्ग्यूमेंट दैट विल मेक। ठीक है, ये आई होप सबको क्लियर हो अभी तक। मूविंग फॉरवर्ड,
वाई हमने इतना ये अभी भी एक पूरा फाउंडेशन लेकर आए, क्योंकि आईसीसी ने अभी अभी रेटिंग्स निकालनी है इस पिच के लिए। एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज मैंने रिसर्च करा कि रेटिंग का क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे रेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, 6 कैटेगरीज होती है रेटिंग की। वेरी गुड नंबर 1 है, उसके बाद गुड आता है, फिर नंबर 3 आता है एवरेज। ये 3 में से कोई एक रेटिंग अगर आपको मिलेगी तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। इन तीनों में से आप कुछ भी ले हो तो। अब जो अगली 3 होती हैं वो होती है बिलो एवरेज, फिर पुअर होती है और फिर अनफिट होती है। ओके। तो अगर इन तीनों में से आपको कोई रेटिंग मिलती है, मान लो आपको बिलो एवरेज मिला तो आपको 1 डीमेरिट पॉइंट मिलता है। पुअर मिला तो आपको 3 डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे, और अनफिट मिला तो 5 डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे आपको। डीमेरिट पॉइंट क्या होता है पूछ रहे होंगे। बेसिकली डीमेरिट पॉइंट उस ग्राउंड को दिया जाता है कि भाई आपने जो पिच बना के दी है इट वॉज नॉट गुड फॉर द गेम। तो क्या होता है अगर आपके, और ये ना 5 साल का एक टाइम दिया जाता है आपको, तो इस 5 साल के टाइम में अगर आपको इन टोटल 5 डीमेरिट पॉइंट मिल गए तो आपको 1 साल का बैन लग जाएगा फ्रॉम होस्टिंग इंटरनेशनल, मतलब स्टेडियम पे कोई मैच नहीं रखा जा सकता। ओके, ये समझ में आ गया। अगर 10 डीमेरिट पॉइंट मिल गए इन इस 5 साल की साइकिल में तो 2 साल का बैन लग जाएगा एक ही जगह। तो बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आईसीसी की जो रेटिंग्स है पिच की वो एक्चुअली में बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज आप एक स्टेडियम को बैन होते हुआ देख सकते हो 1 साल के लिए, अगर आईसीसी को पसंद नहीं है वहां की पिच तो बेसिकली सेकंड आर्ग्यूमेंट मेरी क्या है कि अल्टीमेटली आईसीसी के ऊपर ही है कि वो इस पिच को कैसे रेट करेंगी। तो आपने पावर जो है पूरी आईसीसी के हाथों में दे रखी है। सही भी है भाई, वही ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, बट यहाँ पे अब एक वही है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एकदम इम्पार्शियल होना, ठीक है, एकदम लॉजिकली सोचना। नाउ यू विल सी कि भाई इस पिच को इन लोगों ने रेटिंग दे रखी है अनसैटिस्फैक्ट्री। हाँ, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही आया था दिमाग में कि ये जो 6 चीज बोली हैं इसमें अनसैटिस्फैक्ट्री तो है ही नहीं। ये मैं भी सोच रहा था कि अनसैटिस्फैक्ट्री तो बोल दिया, इसका मतलब क्या है? वाई आर यू नॉट क्लियर कि आपने क्या रेटिंग दी है? वर्ल्ड कप के फाइनल पे तो आप बहुत क्लियर थे, राइट। तो बेसिकली इन लोगों ने सिर्फ 1 डीमेरिट पॉइंट काटा है यहाँ से। अच्छा, ओके, व्हिच इज बिलो एवरेज। अनसैटिस्फैक्ट्री इज एक्चुअली बिलो एवरेज। हाँ, ओके, मुझे इट इज नॉट पुअर, इट इज नॉट अनफिट, इट इज नॉट अनफिट, इट इज नॉट पुअर, सिर्फ 1 डीमेरिट पॉइंट काटा गया। ओके भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किस बेसिस पे सिर्फ 1 पॉइंट काटा गया है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे छोटा मैच हुआ है। हमने जो पहली आर्गुमेंट का बेस लेकर आ था कि भाई इट इज नॉट अबाउट द इंटेंट ऑफ द बैट्समैन, क्लियरली पिच के ऊपर और पिच की वजह से ही था ये, राइट। आप कह रहे हो कि वो सिर्फ एक बिलो एवरेज पिच ही थी। मैं कह रहा हूँ तुम अनफिट मत दो कि भाई एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना हमें, कुछ फॉल्ट तो बैट्समैन का होगा ही होगा। अगर गावस्कर के टाइम के लोग खेल रहे होते तो शायद 1.5 दिन की जगह 3 दिन तक चल जाता मैच, मान लिया चलो। कम से कम पुअर क्या रेटिंग तो देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आपके 3 डीमेरिट पॉइंट कटने चाहिए थे, राइट। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं हुआ। आई थिंक फिर से वही सीन है। एक तो बाय द वे पता है इसमें भी लाइक देयर आर 2 आर्ग्यूमेंट्स। एक तो लोग कह सकते हैं इनका इंडिया के अगेंस्ट बायस है, नहीं, एंड व्हाई आई से दैट बिकॉज जो वर्ल्ड कप फाइनल की विकेट थी उसको एवरेज की रेटिंग मिली है, जस्ट एक कैटेगरी ऊपर है न्यूजीलैंड की जो केप टाउन की पिच थी उससे। खुद सोचो, केप टाउन जिसमें सेकंड टेस्ट मैच हुआ है उसकी पिच तुम एक इमेजिन करो, और जो वर्ल्ड कप फाइनल की पिच थी उसको इमेजिन करो, जहां पे ट्रैविस हेड में पीटा है। तुम ये कह रहे हो कि उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी का फर्क था, राइट? सीरियसली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं यही कहूंगा कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, एंड पहली आर्ग्यूमेंट यही होगी कि क्या ये लोग इंडिया के अगेंस्ट बायस्ड है ये चीज, हाँ, विच इज पता है इसमें भी एक मतलब क्या एक्चुअली में इंडिया के अगेंस्ट बायस करने का क्या एक्चुअली कर सकते हैं लोग, क्योंकि बीसीसीआई जितना पैसा ला रहे हैं इनकी तरफ, क्या ये लोग उनके अगेंस्ट ही जाना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मैं कवर करूंगा अभी। ओके, सो मेरा पहला पॉइंट ये था, एंड सेकेंडली जो दूसरी चीज मुझे लगती है वो ये है कि हाउ वी एक्चुअली सी द गेम। जब हम लोग क्रिकेट जितने व्यूअर्स हैं मैं तुम लोग भी यही कहूंगा कि एक बार क्रिकेट इमेजिन करो, बस बैट बॉल साथ में, एक बंदा बैटिंग कर रहा है, यूजुअली लोग इमेजिन करेंगे या डिफेंस कर रहा है या फिर छक्का मार रहा है, एंड बॉलर इमेजिन करेंगे कि फास्ट बॉलर है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि स्पिनर इमेजिन करेंगे तुरंत जैसी क्रिकेट दिमाग में आएगा। आई थिंक ऑब्वियसली पेसर्स आर वैल्यूड मोर देन स्पिनर्स इन क्रिकेट। मतलब लोगों का दिमाग वैसे है कि जो तेज आ रही है बॉल वो ज्यादा अच्छी होगी, मतलब ज्यादा तेज आ रही है तो ज्यादा मुश्किल होगा खेलना, इसलिए ज्यादा वैल्यू है उसकी। मुझे लगता है क्या ये हमारी इंडियन मेंटालिटी भी है, क्योंकि हम लोग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते आते हैं सब लोग, बट गली से क्या हमने फॉरेन में ये चीज़ नहीं देखी कि स्पिनर्स को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती?
अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑब्वियसली उनके जो स्टार जितने भी हैं वो मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, पैट कमिंस इस टाइम पे। बाकी स्पिनर्स को तो किसी ने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रिकग्निशन दिया नहीं है। तो लाइक आई थिंक जस्ट अबाउट हाउ वी सी द गेम, वहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता ही है कि जो पिच जो है बाउंसी होगी, जो पिच फास्ट होगी, जो टर्न नहीं करेगा जहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे स्पिनर्स को मौका नहीं मिलेगा, उस पिच को हम ज़्यादा रेटिंग देंगे ही देंगे। मेरा ओपिनियन इसमें ये कि मतलब आई हैव पर्सनली नॉट हैव हैड इनफ डेटाबेस या फिर इनफ थॉट ऑन दिस होल परसेप्शन कि फास्ट बॉलर्स आर कंसिडर्ड बेटर। आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल आल्सो, क्योंकि तुमने खेला हुआ है गेम पूरा। पता नहीं, मतलब तो मैंने तो ये नहीं सोचा, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मे बी लिसनर्स आपको क्या लगता है इसमें आप बताना। बट कमिंग टू व्हाट यू सेड फर्स्ट, ठीक है, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो बिलो एवरेज और एवरेज की जो रेटिंग दी गई है, एवरेज फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल एंड बिलो एवरेज फॉर द सेकंड टेस्ट मैच इन साउथ अफ्रीका, सिर्फ एक का फर्क है। बेसिकली मैंने देखा, फिर आगे रिसर्च करी कि भाई ये बिलो एवरेज किस बेसिस पे दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज क्लियरली कम से कम पुअर तो होना चाहिए। तो इनका मैंने क्राइटेरिया देखा कि भाई कैटेगरी पे, बिलो एवरेज की कैटेगरी पे आने का क्या क्राइटेरिया है। तो उन्होंने कहा कोई भी पिच जिसपे बॉल अच्छे से कैरी ना कर रही हो, थोड़ा सा फंस रहा हो बॉल, या फिर थोड़ा सा इरेगुलर सीम मूवमेंट हो रहा हो, थोड़ा सा, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान देना, थोड़ा सा बॉल इरेगुलरली बाउंस कर रही हो, इन 3-4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो रही है थ्रू आउट द गेम, तो उसको हम लोग बिलो एवरेज रेटिंग देंगे। तो भाई फिर मैंने सोचा कि यार पुअर की क्या रेटिंग होगी। पुअर का मैंने देखा कि यार अगर बिलो एवरेज के लिए आप ये कह रहे हो कि यार थोड़ा सा अगर कुछ सीम मूवमेंट इरेगुलर हो रहा है, थोड़े कैरी कम कर रही है, तो भाई दे दो बिलो एवरेज। राइट। तो यार ये थोड़ा बहुत तो नहीं था यहाँ पे। तो पुअर की जब मैंने चेक करा कि पुअर कैटेगरी में आने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सीम फॉर द पेसर्स, फर्स्ट जैसे ही बॉल स्पिन करना शुरू हो जाए, फॉर द स्पिनर्स बॉल एकदम ही कैरी नहीं कर रही, विच मीन्स एकदम पाटा विकेट बना दी है, एकदम लो बाउंस रह रहा है, बैट पे सपाटा आ रही है, तो आपको पुअर कैटेगरी दी जाएगी। ओके। जो डेफिनेशंस मैंने आपको दोनों बताई हैं, आप खुद ही डिसाइड कर लो अब कि आईसीसी यहाँ पे दोगलापन नहीं दिखा रही अपना। क्या उस पिच पे सिर्फ थोड़ा सा सीम मूवमेंट था? भाई दिमाग खराब हो रखा था हर बैट्समैन का वहां पर। साउथ अफ्रीका अपने घर पे नहीं टिक पाई यार, 55 रन पर ऑल आउट हो रही थी। राइट। कैन यू इमेजिन इंडिया गेटिंग ऑल आउट फॉर 55 आफ्टर विनिंग द टॉस ऑन अ मोटेरा पिच? ऐसा मतलब उस पिच को कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाएगा। मैं एक केस इन पॉइंट देता हूं। जो 2 साल पहले 2021 में जब सेकेंड टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया का, जो कि 2 दिन में कुछ खत्म हो गया था, जब बहुत क्रिटिसाइज किया था इन लोगों ने, बहुत रोना शुरू किया था, आई थिंक डे नाइट टेस्ट मैच था वो, उसमें भी इंग्लैंड सफर कर रही थी बहुत ज्यादा, इंडिया ऐसे चोक नहीं कर रही थी जैसे साउथ अफ्रीका चोक करी है। मान लो उस विकेट पे इंडिया भी चोक कर गई होती, विच इज वाई, अब आप इस चीज को नोट करना, ये कोई चीज बताएगा नहीं और ये कोई चीज बोलेगा नहीं। आई थिंक अ मेजर रीजन की एवरेज रेटिंग दी गई है आईसीसी के थ्रू ऑन द वर्ल्ड कप फाइनल इज बिकॉज इंडिया खुद फेल करी थी बैट के साथ अपने विकेट पे। बिकॉज नाउ दे हैव एन एक्सक्यूज कि भाई तुमने घर पे जहाँ पे तुम ही नहीं खेल पाए, तो इट श्योरली हैज टू बी डिफिकल्ट। जो होस्ट है वही नहीं कर पाई तो वो तो है ही। बट जब ये सेम चीज साउथ अफ्रीका के साथ हो रही है तो वहां पे फिर क्यों नहीं दी जा रही? एंड इधर वे आई थिंक कि एज यू सेड ना कि उस मैच में भी इंग्लैंड वाले में भी इंडिया अच्छा खेल रही थी, इंग्लैंड नहीं खेल पा रही थी। जिस भी पिच पे एक टीम अच्छा खेल पा रही है, दैट मीन्स कि आप उस लेवल तक तो जा ही सकते हो। एंड इसी रीजन से जो पहला टेस्ट मैच था जिसमें डी लेगन ने 180 समथिंग मारे थे एंड साउथ अफ्रीका ने इनिंग्स डिफीट के साथ हम लोग को हारना पड़ा था, वहां पे किसी ने नहीं रोना मचाया, क्योंकि पता था कि भाई जब ए टीम अच्छा खेल रही है, वी वर अनप्रिपेयर्ड, हमारी गलती थी। बट इस पिच पे जो सेकंड टेस्ट मैच की थी, जो इतनी जल्दी खत्म हो गया, जहां दोनों टीम्स की बैटिंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं गई, राइट, इट इज ऑब्वियस कि दोनों क्वालिटी टीम्स भी है, एंड जब दोनों टीम्स नहीं टिक पा रही, देन देयर इज ऑब्वियसली समथिंग रॉन्ग विद द पिच। और अब यहाँ पे लोग पूछेंगे कि यार तुम्हें कैसे पता कि इंडिया के अगेंस्ट है, इसलिए इन लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनल में जब इंडिया ने गंदी बैटिंग करी तो पुअर रेटिंग दे दी, लेकिन जब साउथ अफ्रीका ने करी तो नहीं दी। हाउ डू यू नो अबाउट दिस एजेंडा? ये मैं पहले से क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज अ स्पेकुलेशन, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कंफर्म चीज है, बिकॉज इसका प्रूफ नहीं दे सकते तुम। बट
आई स्टिल हैव समथिंग फॉर यू. अब ना ये चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ ना थोड़ी डीप चीज़ है. डीप इन द सेंस कि दिस इज हाउ एसेंशियली सोसाइटीज रन बिहाइंड योर बैक. ठीक है, ये एक बहुत ही सोसाइटी लेवल पे इस चीज़ को सोचने की कोशिश करना. इसको तुम पॉलिटिक्स से भी जोड़ सकते हो, इसको तुम एवरी वॉक ऑफ लाइफ से जोड़ सकते हो. जो चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने हो रही थी हमेशा वही दिखती नहीं है. हर चीज़ के पीछे ना एक बहुत डीप रूटेड सेंटिमेंट होता है, एक डीप रूटेड कल्चर होता है. अभी सुनील गावस्कर ने चीज़ रिसेंटली कही है, ठीक है, विच आई यूज हिज स्टेटमेंट टू सपोर्ट माई आर्गुमेंट. उसने अभी रिसेंटली ये चीज़ कही है कि बिकॉज ही हैज़ प्लेड फ्रॉम 70s, मतलब 50 साल पहले का वो है, उसने डेब्यू करा था अपना कभी, आई थिंक लेट 60s में क्या था, अर्ली 70s में क्या था, आई डोंट रिमेंबर. तब से वो खेलता हुआ आ रहा है, तब से वो पैदा नहीं हुआ, खेलता आ रहा है क्रिकेट इंडिया के लिए. तो ही हैज़ बीन इन रूम्स जहाँ पे उसने देखा है फ्रॉम स्टार्टिंग, उस टाइम पे जब इंडिया की कोई वैल्यू नहीं थी उन रूम्स के अंदर, टू नाउ दिस पॉइंट जहाँ पे बीसीसीआई लिटरली जहाँ जाती है वही राजा है. ही हैज सीन इट ऑल. राइट. तो तुम मेरा वर्ड मत लो, अपना मत लो, उसका लो, जैसे हर चीज़ देखी हुई है. ठीक है, उसने अभी रिसेंटली ये चीज़ कही है कि देयर इज अ क्लियर सेट एजेंडा अगेंस्ट इंडिया इन ऑल दोस आईसीसी रूम्स. वाई? बिकॉज कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसने बेसिकली नाम नहीं लिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, बट इम्प्लाइड है कि क्या है, ऐसी कंट्रीज जो कि पहले बहुत डोमिनेट करा करती थी क्रिकेट को और जिन्होंने ही लीड करा था इसका ओरिजिन, अब वो बेसिकली दे आर एट द मर्सी ऑफ बीसीसीआई's मनी पावर. राइट. बट ऑफ कोर्स दे डोंट लाइक इट. एंड एक बहुत डीप रूटेड एलिटिस्ट मेंटालिटी है उनके दिमाग में. राइट. अब ये डीप रूटेड एलिटिस्ट मेंटालिटी का कॉन्सेप्ट जिनको जो नहीं मानना चाहते ना, उनको मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ. वो तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो भाई अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे कुछ एग्जिस्ट बहुत नहीं करती है. सिंपली है. अब माइकल वॉगन के ट्विटर पेज पे जाएं और जाके उनके सारे ट्वीट्स पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे आप लोग. तो उसमें भी मैं आऊंगा अभी, उसके लिए भी आवाज करने की चीज. ओके. ही हैज सेड कि एक ना ये एजेंडा है, पैसिव एजेंडा है, बिकॉज ये जो उन रूम्स में आईसीसी के जो लोग बैठते हैं ये खुद भी उस जनरेशन के हैं जो कि 60s से आ रहे हैं. तो उन्होंने अपने पूरी जवानी में देखा है कि उनकी कंट्रीज डोमिनेट कर रही थी. एंड उनसे कहीं ना कहीं वो चीज़ झेली नहीं जाती भाई कि इंडिया अब एक सुपर पावर बन चुकी है क्रिकेट में. राइट. तो वो पैसिवली ट्राई करते हैं उनको डिग्रेड करने का. अब लोग कहेंगे यार कि क्यों करेंगे ऐसे, क्योंकि भाई पैसा तो बीसीसीआई ला रही है, तो क्या उसमें ठोकर मारना है? व्हाट डू थिंक कुड बी द रीजन? यार एज यू सेड ना कि ये चीज़ है कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि वो थोड़े सॉर्ट ऑफ एलिटिस्ट हैं एंड इंडिया उस लेवल पे नहीं है इस टाइम पे. मतलब हाँ, आप इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक कह सकते हो कि इंडिया इन सबसे बहुत आगे निकल चुकी है एंड मेजर पावर बीसीसीआई है. बट एज यू सेड कि जो लोग इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, जो लोग सुनील गावस्कर की उम्र के हैं, जो लोग अराउंड 60 ईयर से तो क्रिकेट ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 50 साल तो चलो डेब्यू होगा, उससे 10 साल पहले तो वो देखना स्टार्ट कर दिया होगा. 60 ईयर से तो क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं है. सो उनके दिमाग में अभी भी वही चीज़ बैठी है. सो आई थिंक इट इज़ नेचुरल कि ये चीज़ है. एंड अगर ये चीज़ सच है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हाँ. अगर ये चीज़ सच है तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी बहुत सरप्राइज होना चाहिए इस चीज़ से. मतलब इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जैसे कोई प्रूफ नहीं है सच, बिकॉज ये हर चीज़ एक वही है कि प्रूफ मिलेगा भी नहीं यार इस चीज़ का. मतलब ये ऑन पेपर तुम दिखा नहीं सकते ना. हाँ. बट यू नो कि भाई इनके दिमाग में ये चीज़ एक है और उनके एक्शंस के थ्रू पता चलता है. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, बट हाँ, इसको तुम हार्ड फैक्ट से प्रूव नहीं कर सकते कभी. बट इफ यू जॉइन द डॉट्स देन यू विल गेट टू नो कि कुछ ऐसा तो घपला चल रहा है. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? Why does it exist? If I have to add something to that argument also, after listening to you, essentially BCCI पैसा लेके तो आ रही है and lead तो कर रही है क्रिकेट. It is a sort of a gamble from ICC in my opinion. Gamble से मेरा क्या मतलब है? एक शेर है जो कि पिंजरे के पीछे है, ठीक है? पिंजरे में ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं जो छेद होते हैं. पिंजरा ऊपर से 10 फीट का है या मान लो 20 फीट का है, ठीक है, जितना भी हो, मुझे वो शेर के लिए कितना होना चाहिए मुझे नहीं पता. तुम्हारे पास एक 5 फीट का डंडा है, तुम उससे उसको पोक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो उसके साथ. तुम कितने बार उसको पोक करोगे
टिल द पॉइंट कि फिर वो बोले भाई भाड़ में गया, मैं टाप के अब तुम्हें खाने वाला हूँ। बीसीसीआई वो शेर है पिंजरे के अंदर, आईसीसी पोक करने वाला आईसीसी पोक कर रहा है टू सी हाउ फार दे कैन गो, क्योंकि वो एलिटिस्ट मेंटालिटी डीपली रूटेड है, तो दे डोंट वांट टू सी अस फ्लरिश दैट मच, बट वो हमारे बिना सर्वाइव कर भी नहीं सकते। उस एग्जाम्पल के केस में वो पोक करे बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है उससे। सो व्हाट दे कैन डू इज कि भाई वो हमें हार्म भी करना चाहते हैं, बट एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे वो हमें छोड़ भी नहीं सकते। दे नो कि पावर कितनी बीसीसीआई की, बट एट द सेम टाइम दे वांट कि जूते की नीचे ही रहे, हाँ कुछ ना कुछ करके। बेसिकली वही है, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना के ट्रीट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ ना एक मतलब इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट जिसको तुम यू विल हैव टू स्टडी द सोसाइटी मोर, थोड़ा फिलोसफिकल लेवल भी सोचना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ये हर जगह चलता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, क्यों इतने सारे इंडियंस अभी भी इंग्लिश को बोलना प्रेफर करते हैं, कि जो इंग्लिश नहीं बोलता वो कूल नहीं है, राइट, या फिर जो अमेरिकन शो से देख रहा है वो कूल नहीं है। बेसिकली दिस गोज बोथ वेज, उनमें एलिटिस्ट वाला है तो हमें भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हाँ, तो ये चीज़ बोथ वेज जाती है एक्चुअली में। तो तुम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें से नोटिस कर लोगे कि तुम वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस क्यों, वो सब एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ही आ रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है, दे आर नो डिफरेंट, एंड ये एजेंडा है भाई, मतलब यू लाइक इट और नॉट, बट इट इज़ अ फैक्ट। राइट, कब खत्म होगा? आई थिंक 50 to 100 more years, ओके, तब तक शायद एक ऐसी जनरेशन आ चुकी होगी। बेसिकली जब एक ऐसी जनरेशन जो कि बचपन से इंडिया को डोमिनेट करते हुए देखती हुई आ रही है, जब वो पावर में आएंगे तब होपफुली ये चीज़ एकदम एराडिकेट हो जाएगी। एकदम तो शायद बिल्कुल ही ना हो, बट हाँ फिर वो एक ऐसे पोजीशन पे नहीं होंगे जहाँ पे वो पोक भी कर पाए। बट यहाँ से लोग मूव ऑन करते हैं एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, विच इज टेस्ट क्रिकेट इज ऑफिशियली डाइंग भाई। ओके, इसके बारे में मैंने तुम्हें बिल्कुल बताया नहीं था। इज इट रियली डाइंग या फिर कुछ मजबूरियां चल रही हैं, वो डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग SA20 के बारे में उसका एग्जांपल लेके थोड़ी बात करने वाले हैं। हाँ, बेसिकली अभी क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका का जो सीरीज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, टेस्ट मैच की सीरीज है, न्यूजीलैंड जाने ने खेलने के लिए, इट इज अनफॉर्चुनेटली ओवरलैपिंग विद SA20, राइट, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। तो अब क्या करेगा आदमी? मान लो यहाँ पे IPL चल रहा है और IPL के साथ ही जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच सीरीज है, तो क्या विराट कोहली रोहित शर्मा टेस्ट मैच खेलने जाएंगे या फिर बैंगलोर और मुंबई से खेलेंगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक जाना तो उसके लिए चाहिए, टेस्ट मैच के लिए, बट आई थिंक सो वैसे टेस्ट मैच के लिए जाएंगे। नहीं बता भाई, इट इज गिवन कि टेस्ट मैच के लिए ही जाएंगे, राइट, बट द फैक्ट कि तुम्हें इतना सोचना पड़ा IPL के लिए, इमेजिन SA20 के लिए क्या होगा। मेरा पॉइंट यही है कि ये चीज़ टॉपिक सुन के दिमाग में ये चीज़ आती है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जाएंगे इसलिए क्योंकि दे कैन अफोर्ड इट। एग्जैक्टली वही बात, उसी पे आता हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ है कि जैसे ही इस टेस्ट सीरीज की स्क्वाड निकली साउथ अफ्रीका की, जो अभी इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट स्क्वाड थी ना 16 लोगों की, उसमें से सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि अब न्यूजीलैंड जाने वाले हैं। बाकी 14 के 14 सब फ्रेश फेसेस हैं। इट इज अ बिग न्यूज भाई। बेडिंगम और कीगन पीटरसन, ये सिर्फ 2 लोग हैं जो कि उन 16 में से हैं जो कि इंडिया अगेंस्ट खेले थे। बाकी 14 लोग जो हैं वो एकदम नए होने वाले हैं फॉर न्यूजीलैंड टूर। और इसी के चलते हुए नॉट जस्ट न्यूजीलैंड बट द होल ऑफ पब्लिक मीडिया ऑल ओवर द ग्लोब, सबने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया साउथ अफ्रीका को। और CSA कहते हैं क्रिकेट साउथ अफ्रीका, उनका जो बोर्ड है, जैसे BCCI यहाँ पे, CSA को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या तरीका है, हम सब क्या सेम टीम में नहीं है जहाँ पे हमें टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करना है। और ग्राम स्मिथ जो कि बहुत बड़ा लेजेंड है भाई, सबको पता ही है, वो कमिश्नर है SA20 का, बेसिकली वही ऑपरेट कर रहा है पूरा। तो उसको आना पड़ा अभी पब्लिकली, एंड उसने जो बोला ना बहुत तगड़ी चीज़ें बोली हैं, ठीक है। एंड फैफ डू प्लेसी इज अ कैप्टन ऑफ अ टीम वहाँ पे, उसने ही बोला आकर। बेसिकली ये चीज़ क्यों हुई है यहाँ पे कि क्यों सिर्फ 2 ही प्लेयर्स टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे हम सब कह रहे हैं कि WTC लेके आओ, टेस्ट मैच को दोबारा फेमस करना है, पीछे नंबर डाल दिए जर्सी के, नाम डाल दिया, मॉडर्न करना है गेम को, पिंक बॉल आ रही है। बहुत साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं, जैसे कि तुमने कहा,
सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं टेस्ट मैच खेलना। राइट। ये बहुत एक सैड और एक हार्ड ट्रूथ वाली स्टेटमेंट मैंने बोली है अभी। थोड़ा ना दो सेकंड स्पेंड करना है इसके ऊपर, जितने लोग भी इसको सुन रहे हो। ओनली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आर द वंस दैट कैन अफोर्ड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। इसका मतलब क्या है? ग्राहम स्मिथ कहता है SA20 सिर्फ 1 महीने का है टूर्नामेंट, हाँ। शायद 1 महीना भी नहीं है, कुछ 20-25 दिन का है। ओके। जितने पैसे वो हमें जनरेट करके देता है ना, उतना शायद मैं पूरे साल में मेरे सारे साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल मैचेस खिला लूं, उतने पैसे नहीं जनरेट करके दे पाएगा वो। ओके। जितना SA20 करके दे देगा इन लेस देन अ मंथ। और अगर मैंने ये लीग नहीं खेली तो इन अनदर 2-3 years साउथ अफ्रीका की टीम कंपीटेंट ही नहीं रह पाएगी इंटरनेशनल पे खेलने के लिए। फाइनेंसेस ही नहीं होंगे, फाइनेंसेस ही नहीं बचेंगे, पैसे ही नहीं बचेंगे भाई खेलने के लिए। तो अब तुम मुझे क्या ये कह रहे हो कि मैं SA20 ना खेलूं, तुम्हारे बैंड वैगन पे चढ़ के मैं टेस्ट मैच खेलूं, क्योंकि दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। और ये ना एक बहुत ही नुआंस डिबेट है। व्हाई डू वी से दैट? हमने खुद, मैं स्पेशली, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूं, मैं बहुत बोलता हूँ कि भाई टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, सबसे मज़ा उसी को देखने में आता है, सबसे असली टेस्ट वहीं पे होता है, उसको बढ़ाना चाहिए, उस गेम को प्रमोट करना चाहिए। आई स्टिल स्टैंड बाय इट। बट ये एक एथिकल डिलेमा है जहाँ पे हम कहते हैं ना कि मान लो तुम कहते हो कि तुम्हें कभी चोर नहीं बनना, बट अगर तुम्हें एक वो है कि भाई नीड है कि भाई घर पे कुछ वो नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं को 10 दिन से खाना नहीं खाया, तो चोरी करनी पड़ेगी पैसे के लिए। तो अगर तुमने चोरी करी, पुलिस वाले ने तुम्हें पकड़ा, तो वो तुम्हें कैसे जज करेगा? ही विल अंडरस्टैंड योर पेन कि भाई 10 दिन से खाना नहीं खाया था, मजबूरी थी, बट इन प्रिंसिपल इट इज रॉन्ग ऑल्सो। तो ग्राहम स्मिथ के शब्दों से और फैफ डु प्लेसिस के शब्दों से एग्जैक्टली वही लग रहा था कि क्या आइडियली हम नहीं चाहते टेस्ट मैच को फ्लरिश होते हुए देखना? ऑफ कोर्स हम चाहते हैं भाई, हमें खुद दर्द हो रहा है ये बोलते हुए कि हमें शायद SA20 को प्रमोट करना पड़ेगा, बट इसमें क्या हमारी गलती है? अगर हमारे सर्वाइव करने के लाले पड़े हुए हैं, इतने पैसे नहीं कि हम खेल भी पाएंगे क्रिकेट, जो तुम कह रहे हो कि टेस्ट को प्रमोट करो, टेस्ट क्रिकेट खेलो, अबे टेस्ट क्रिकेट का हम क्रिकेट ही नहीं खेल पाएंगे अगर हमने अभी SA20 नहीं खेला तो जब क्रिकेट ही नहीं रहेगा तो टेस्ट क्रिकेट कैसे रहेगा? एंड दिस इज समथिंग जो कि हम लोग अभी फ्यूचर में ये चीज़ बढ़ती हुई देखने वाले हैं, क्योंकि आज यू सेड ना कि क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया जो है, BCCI जो है और ECB जो है, ये तीन ही चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। बाय अफोर्ड इट मीन्स कि ये लोग अगर लीग नहीं खेलेंगे तो भी लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे अल्टीमेटली। BCCI तो बाय ह्यूज मार्जिन प्रॉफिट में ही रहने वाला है, चाहे वो IPL खेले मेन प्लेयर, चाहे ना खेले। नहीं, BCCI तो एक अलग ही लेवल पे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो इस वक्त पैसे देने के उस लेवल पे है। हाँ, राइट। तो बट एनीथिंग एल्स दैट यू वांटेड टू ऐड? मतलब मैं यही कहूँगा कि अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका के लिए ये जो एथिकल डिलेमा था, अभी सबको बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है, बट इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन लाइक क्वाइट ऑफर इन द फ्यूचर। और इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? वही बात है ना कि तुम साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड को कितना ही ब्लेम करोगे, तुम पब्लिक को भी तो ब्लेम कर सकते हो एक लेवल पे। अगर हम लोग सारे पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करने पे आ जाए, मतलब एकदम आइडियल वर्ल्ड देखा जाए तो कर सकते हैं, बट इन द सेंस कि भाई तुम देखना ही वही चाहते हो तो वो देगा ही वही ना। तुम टेस्ट मैच देखना ही नहीं चाहते हो तो वो क्या करेंगे? पैसे ही नहीं आएंगे उस चीज से, फिर टेस्ट मैच से उन्हें दिखाने ही वही पड़ेगा, तभी तो टेलीविजन राइट्स के पैसे आएंगे। एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज अबाउट मनी भाई। पैसा नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली आप सस्टेन तो नहीं कर पाओगे, बट आप क्रिकेट जो ग्रो करने की बात कर रहे हो, अगर पैसा नहीं होगा तो आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे क्रिकेट। पॉइंट सिर्फ सस्टेनेंस का है भी नहीं, अभी तो सस्टेन करने के लाले पड़े हुए हैं, बट क्या अगर मान लो सस्टेन कर रही होती साउथ अफ्रीका, तब भी क्या उन्हें SA20 नहीं खेलना चाहिए था? ये एक और टफ डिबेट है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मान लो यहाँ पे ये लाले नहीं पड़े होते कि अगर हमने अभी SA20 लीग नहीं खेली तो अगले 2-3 साल हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे क्रिकेट खेलने के। मान लो ये सिचुएशन ना होती, पैसे बचते, क्या फिर हमें SA20 लीग भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए था? आई थिंक टेस्ट के ऊपर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, दैट इज समथिंग दैट, मतलब मेरे हिसाब से तो आई वुड लव टू वॉच इट SA20 अगर ऐसा होगा तो। हाँ, प्रिंसिपली शायद नहीं करना चाहिए, आइडियली शायद नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली में देखा जाए अगर तो कोई भी जो क्रिकेट बोर्ड है ऑब्वियसली दे एस्पायर टू बिकम वन ऑफ द सुपर पावर्स इन क्रिकेट। एंड इस टाइम पे अगर आपको क्रिकेट में सुपर पावर बनना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, फ्रेंचाइज क्रिकेट। इसके अलावा कोई भी कितना भी आप मैचेस खेलो उतना पैसे जनरेट कर ही नहीं सकते। A very big reason of why BCCI is a superpower in cricket, the superpower in cricket, is because of IPL. IPL जितना पैसा करता है वो क्रिकेट बोर्ड्स मिला के भी उतना नहीं कर पाते होंगे।
सो आई थिंक इस टाइम पे किसी भी क्रिकेट बोर्ड को अगर एक सुपर ओवर बनना है तो वो उसे कहीं ना कहीं शायद SA-20 को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा फिर। पॉइंट वही है, मुझसे अगर आइडियली पूछो अगर तुम सस्टेन कर पा रहे हो, फिर भी क्या तुम्हें टेस्ट के ऊपर SA-20 खेलना चाहिए? आइडियली नो, बिकॉज टेस्ट मैच ऑफ कोर्स व्हाई वुड यू नॉट वांट टू प्ले फॉर योर कंट्री? इट इज नॉट इवन अबाउट टेस्ट मैचेस, इट इज अबाउट प्लेइंग फॉर योर कंट्री. बट द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट, विच इज व्हाई वंस अगेन इट इज अ वेरी नुआंस्ड वन, कि भाई सिर्फ सस्टेन करने से कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू ग्रो. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, ग्राहम स्मिथ ने और फैफ डु प्लेसी ने खुद भी कहा है कि जब से बिग थ्री वाला जो नोशन आया ना, बिग थ्री मतलब इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तब से जो स्मॉलर क्रिकेट बोर्ड्स हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है फाइनेंशियली कि अगर हम लोग अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको एटलीस्ट एट पार विद BCCI, ECB एंड अपना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं रख पाए, मतलब मैं कह रहा हूँ उनसे बेटर भी नहीं, एट पार. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जिस रेट पे वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं वो हमारे रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा है, तो गैप और ही बढ़ता जा रहा है. तो हम compete करने तो लायक रह ही नहीं जाएंगे ना, किसी भी वर्ल्ड कप में, किसी भी ICC टूर्नामेंट में, किसी भी बायलैटरल सीरीज में. तो फिर तो हम इवेंचुअली हर चीज़ हारना शुरू कर ही देंगे. तो हम तो फिर बनने वाले जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स वगैरह. राइट. तो उस लेवल के इरेलेवेंट हो जाए फिर तो पैसा वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का, कंट्री के लोगों का इंटरेस्ट हट जाएगा कि हमको जीतते ही नहीं है, वैसी कर्ज लगा हुआ था इतने सालों का. तो हम तो फंसे हुए हैं ना भाई. अभी एथिकली सोचो, अगर टेस्ट मैच खेलने का ऑप्शन मिल रहा होता और पैसे भी होते तो भी शायद दे वुड हैव वांटेड टू प्ले द SA-20 लीग, क्योंकि उन्हें अपनी ग्रोथ रेट दे हैव टू मेंटेन इट विद BCCI, विद ECB, विद ऑस्ट्रेलिया. वरना वो उस लेवल पर नहीं लेके आएंगे तो लेवल ऑफ the gap between these three and the other teams will just widen up, which is why, and it is also bad for the sport, because हम फिर वही देखते हैं कि बार बार सेमीफाइनल से वही टीम पहुंच रही है. राइट. तो भाई ये तो तुम सोचने पे आ जाओ तो बहुत टफ है यार डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है. इसमें यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सपेक्टिव. राइट. दो चीजें और मैं बोलूंगा यहाँ पे बिफोर वी एंड दिस एपिसोड. एक तो ये थी भाई कि हिपोक्रेसी भी कॉल आउट करी इन लोगों ने थोड़ी सी ICC की. 2023 से लेकर 2027 तक, ये जो 4 साल है, इसमें इंडिया को 38 टेस्ट मैचेस खेलने को मिलेंगे. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया को 36 टेस्ट मैचेस खेलने को मिलेंगे. इंग्लैंड को 43 टेस्ट मैचेस खेलने को मिलेंगे. बहुत हाई नंबर्स है. साउथ अफ्रीका को कितने खेलने को मिलेंगे? सिर्फ 28. ओके. एक और बड़ी बात, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये पूरे वर्ल्ड में अभी अगले 4 साल तक सिर्फ यही 3 टीम ऐसे होने वाली है जिनको 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने को मिलने वाली है, जैसे अभी इंडिया इंग्लैंड की भी होने वाली है. साउथ अफ्रीका की मैक्सिमम सीरीज सिर्फ 2 टेस्ट मैच वाली है, जैसे कि अभी इंडिया अगेंस्ट हुआ था. राइट. तो जब ICC ही खुद प्रमोट नहीं कर रही है इनके टेस्ट शेड्यूल को, और फिर जब ये लोग बच्चे को कुछ मैचेस इनको फेंक के दे रहे हैं और उस पर इनको मजबूरी में SA-20 खेलना पड़ रहा है, तो इनके ऊपर वो राइट टॉक वाला मॉडल यूज करके बोल रहे कि भाई नहीं भाई तुमने कैसे कर दिया ये, हम तो ब्राउनी पॉइंट्स लेंगे यहाँ पे तुम्हें एथिकली कॉल आउट करके. तो आई थिंक वो वाली बात है कि जो बंदा ऑलरेडी बेचारा इंजर्ड लेटा हुआ है जमीन पर, उसको तुम लात मार रहे हो. सबसे बड़ी गलती आई थिंक ICC की है. एक क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से तो यही देखेगा ना कि मैं ग्रो कैसे करूं. यहाँ पे ड्यूटी ICC की बनती है. अगर कोई लॉस लेना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ICC इधर में प्रॉफिट में तो जाएगा ही जाएगा चाहे कुछ भी कर ले, पर अगर उस प्रॉफिट को कम भी करना है ताकि स्पोर्ट ग्रो कर सके, वो ICC को करना चाहिए. बाकी किसी और कंट्री का बोर्ड ये चीज़ नहीं करेगा. तो ये ICC की ड्यूटी है कि उसको इक्वली डिवाइड करनी चाहिए थी ये चीज़. ये क्यों नहीं कर रही है? ये चीज़ वही मैं जो कहने वाला था पहले कि कुछ हद तक BCCI कर रही है. एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकल के आई थी अभी रिसेंटली. किसी आई थिंक कौन है यार वो बंदा, उसका नाम बोल रहा हूँ, ICC का कोई ऑफिशियल है. उसने बताया है कि भाई जब से WTC आया है ना, वो इन प्रिंसिपल प्लान बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, बट उसका प्रैक्टिकली इफेक्ट क्या हुआ है. बेसिकली जो टेस्ट मैच की व्यूअरशिप है, वो अगर कहीं कुछ कंसिडरेबल कोई राइज कहीं पे हमें देखने को मिला तो वो सिर्फ इंडिया है. ओके. क्योंकि इंडिया में पहले बहुत वाइड बॉल क्रिकेट को ज़्यादा देखते थे, टेस्ट मैच को बहुत ही कम देख रहे थे बीच में. तो अब इंडिया में व्यूअरशिप टेस्ट मैचेस की बढ़ी है पहले से कंसिडरेबल अमाउंट. इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में पहले से कल्चर रहा है टेस्ट मैचेस का, तो बहुत ज़्यादा फर्क आया नहीं है. अब बाकी कंट्रीज में तो बिल्कुल ही फर्क नहीं आया ऑलमोस्ट.
तो ये जो WTC का पूरा कॉन्सेप्ट था, इज इट इवन अ सक्सेस? ठीक है, तो अगर ऐसे सोचा जाए तो भाई ये तो फिर एक और बात आ जाती है कि क्या टेस्ट मैच को सेव करने का कोई तरीका बचा ही नहीं है। राइट। इसके लिए BCCI क्या कर रही है, ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी एशिया कप में। एशिया कप तुम्हें पता है जहाँ पे भी होस्ट हो रहा होता है, बेसिकली जब इंडिया के मैचेस जो इंडिया में दिखा रहे होते हैं उसके टेलीविजन राइट्स जो जाते हैं वो इंडिया खुद नहीं रखता एशिया कप के लिए, वो बाकी लोगों में बांट देता है ताकि पैसा डिवाइड हो जाए। मतलब खुद पैसे रखता ही नहीं है, ओके, बाकी को दे देता है, दान कर देता है। प्लस इंडिया इज गोइंग एवरीवेयर। अभी साउथ अफ्रीका टूर करा था, इससे पहले अभी आयरलैंड गए थे, वेस्ट इंडीज गए थे। और जय शाह ने खुद कहा भी है कि वी हैव टू गो देयर, वरना इन लोग यहाँ पे क्रिकेट मर ही जाएगा। हाँ। प्लस एक और बात ये भी है कि भाई कितने भी लोग क्रिटिसाइज कर लो तुम BCCI को कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, करप्ट है, वो है, यू कैन नॉट डिनाई दिस द फैक्ट कि BCCI एक अकेला ऐसा बोर्ड है पूरे क्रिकेट में जो कि खुद तो पैसा कमा ही रहा है लेकिन दूसरों को कमा के दे भी रहा है और अपनी कमाई शेयर भी कर रहा है काफी हद तक। तो तुम कितना ही विलेनाइज कर लो BCCI को, लेकिन जो अच्छी चीजें कर रहा है उस पर उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। आई थिंक ये एकदम से रिसेंटली बहुत ज्यादा ये नोशन चला है कि BCCI इज डिस्ट्रॉइंग क्रिकेट। एक ये वीडियो भी बनी थी, लाइक आई वुड रिकमेंड द व्यूअर्स टू चेक इट आउट, क्योंकि उसको देखने के बाद भी मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था। एंड आफ्टर यू सेड ऑल दिस, तब भी ये चीज़ और आती है कि भाई BCCI के ही कंधों पे है ये चीज़। क्यों तो उसमें वीडियो में क्या था, मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि सुपर पावर बन चुके हैं, उसके बाद भी लोग जीत नहीं रहे, तो बहुत कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं ला पा रहे गेम के अंदर। तो उसमें डिस्ट्रॉइंग क्रिकेट क्या है, मतलब उन्होंने सॉर्ट ऑफ थोड़ी एक थोड़ी क्लिक बेटी सॉर्ट ऑफ वीडियो थी। अच्छा, उसके बेसिस पे एक्चुअली डिलीवर्ड था नहीं कंटेंट। तो मैं यही कहूँगा कि एक्चुअली में अगर देखा जाए क्रिकेट किसे बचाना है तो वो सिर्फ BCCI के कंधों पे है इस टाइम पे। बोर्ड सेकंड रिचेस्ट बोर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का है, उससे 28 टाइम्स रिचर जो है वो BCCI है। एंड द फैक्ट कि BCCI इसके बाद भी ट्राई कर रहे कि बाकी क्रिकेट जो है वो साथ में ग्रो करे इंडिया के, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। बट वही है कि हाउ डज दिस सेव टेस्ट मैचेस इफ यू आस्क मी, वही है भाई, आस्क इंडिया टू टूर अ लॉट ऑफ कंट्रीज, सिर्फ वही सोल्यूशन है। एंड इफ यू हैपन टू इनवाइट देम देन मे बी अपने जो टेलीविजन राइट्स होंगे यहाँ पे उनको शेयर कर दो थोड़ा सा। शायद इससे बाकी जो प्लेयर्स हैं दूसरे कंट्रीज के और जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको एक इंसेंटिव मिले कि एटलीस्ट चलो जब इंडिया की सीरीज आ रही है तब तो हम नहीं मिस करेंगे भाई अपना, चाहे SA20 हो चाहे कुछ हो, इंडिया से तो मिस नहीं करेंगे। एटलीस्ट दुनिया में एक तो ऐसी कंट्री होगी जिसके अगेंस्ट आपको टेस्ट मैचेस खेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। एक और किसी ने सजेशन दिया है कि आई थिंक मोहम्मद हफीज़ ने बोला, किसने बोला ये, कि बेसिकली व्हाट ICC कैन डू इज कि हर कंट्री के प्लेयर्स को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए सेम फी कर दो। ओके। कि मतलब मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में जितना किसी एक प्लेयर को मिलता है एक टेस्ट मैच खेलने का उतना ही जिम्बाब्वे में भी किसी को मिल रहा है। एक वो बहुत बड़ा इंसेंटिव हो जाएगा। अब वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है उसके पीछे के डायनामिक्स क्या होंगे वो देखने पड़ेंगे। राइट। बट अगर आइडियली ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। अब ये होने के लिए क्या इंडियन प्लेयर्स को कम पैसे लेने पड़ेंगे या फिर वो सब हमारे लेवल पे आ जाएंगे, वो भी सोचने वाली बात है। हम क्यों करें कॉम्प्रोमाइज, वो एक थॉट भी आएगा। तो ये सब सोचने वाली बात है यार, काफ़ी कुछ सोचने को है इस टॉपिक पे। बट ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड एंड द पॉडकास्ट। होप सबको सोचने को काफ़ी कुछ मिला हो। कमेंट करके बताना अपने थॉट्स इसके ऊपर। बिफोर कमेंटिंग आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि थोड़ा सोचना इस चीज़ के बारे में। बार मैं सोचना कह रहा हूँ क्योंकि खुद टॉपिक है, फॉर्मुलेट करो अपनी डिबेट को एंड देन मे बी पुट इट आउट, ताकि और पॉइंट्स ऐड होते रहे। एंड अगर अच्छा लगेगा कुछ तो मे बी वी कैन ऐड इट इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑल्सो। बाकी जो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी चाहिए वो आपको मोहित दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो इसको भी आप देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।